हमारा जो अगला टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और एक न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों का हैकाथॉन 2 आने वाला है। अनाउंस हो गया? चले, तो हैकाथॉन 2 आप लोगों का कल अनाउंस हुआ था, अभी अनाउंस हुआ है। तो हैकाथॉन 2 आप लोगों का अनाउंस हो गया। हैकाथॉन 2 का जो फेज़ 1 है वो भी हमने बना लिया, फेज़ 2 है वो भी हमने बना लिया। फेज़ 1 में तो कुछ भी नहीं था, बहुत आसान सी चीज़ है। आपको जिन्होंने स्टार्ट कर दिया उनको तो आधा घंटा भी नहीं लगा होगा फेज़ 1 बनाने में, बहुत आसान सा है। फेज़ 2 भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप उसको फॉलो करें जो मैंने गाइड आप लोगों के साथ शेयर करी थी, वो भी बहुत आसान है। फेज़ 3 जो है आप लोगों के पास फिर AI इंटीग्रेशन है, वो भी इस हिसाब से आसान है कि भाई जिन लोगों ने हैकाथॉन 1 पूरा किया है उन लोगों के लिए हैकाथॉन 2 का फेज़ 3 भी आसान है। इतना कर ले, फिर फेज़ 4 में क्या और फेज़ 5 में क्या है फिर वो हम देखेंगे। अच्छा, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारी पिछली 2 क्लासों से हमने स्टार्ट किया है। बैकएंड पे हम फोकस कर रहे हैं, और बैकएंड भी हम ऐसे बना रहे हैं कि AI को यूज़ करते हुए हम बैकएंड बना रहे हैं, और वो टेक स्टैक हम फॉलो कर रहे हैं जो कि भाई इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, जो कि है फास्ट API पाइथन के अंदर हमारा बैकएंड। फ्रंट एंड पे हमने एक्सटेंसिव जो है काम किया है। फ्रंट एंड के अंदर जो है हमारे पास नेक्स्ट.js को यूज़ करते हुए आपके तमाम काम हो जाता है। बैकएंड के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, और क्योंकि बैकएंड में आप लोगों ने पहले ही OpenAI एजेंट्स SDK भी किया हुआ है, तो उसके साथ फास्ट API को कनेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। और वो इवन मैंने रेपो बना के आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी, जो चैटबॉट मैंने यहाँ पे भी शो किया था। तो फास्ट API वो यूज़ कर रहा था और आपका OpenAI एजेंट्स SDK यूज़ कर रहा था, तो उसी को आप अपडेट करके अपनी AI बेस्ड APIs बना सकते हैं। तो वो वाली चीज़ भी आप लोगों को मिल जाएगी। और ऑथराइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑथराइजेशन थोड़ा एडवांस टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम ऑथेंटिकेशन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें। ऑथराइजेशन को हम समझ लेंगे कि क्या चीज़ है। चीज़ें पढ़ेंगे वो क्या चीज़ है। आज हम लोग ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे और ऑथराइजेशन को समझेंगे। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन को समझने के लिए अगर मैं आसान अल्फाजों में बताऊं, किसी भी एप्लीकेशन में आपने देखा होगा लॉगिन सिस्टम, तो वहाँ पे जो लॉगिन सिस्टम है वो जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन कर रहा है। लेकिन लॉगिन सिस्टम जो है इतना अलग से हम क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स क्या है उसके अंदर जो आपको अलग से ये टॉपिक पूरा डेडिकेट कर रहे हैं। इसमें ऐसी क्या मुश्किल चीज़ है लॉगिन सिस्टम के अंदर, तो इसको समझने के लिए हम एक रियल लाइफ सिनेरियो बनाते हैं। अच्छा, आप लोग बातें नहीं करें, यहाँ से बातों की आवाज़ आ रही है। एक रियल लाइफ हम सिनेरियो बनाते हैं और ऑथेंटिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ पे मार्की के अंदर आते हैं। मार्की के अंदर आने के लिए क्या हर किसी को अलाउ है कि हर कोई आ जाए मार्की के अंदर? नहीं, सिर्फ आप लोगों को अलाउ है। तो हम समझ लेते हैं कि ये हमारी मार्की जो है वो एक एप्लीकेशन है। इसको अगर किसी ने एक्सेस करना है तो उसके पास इस एप्लीकेशन का ईमेल और पासवर्ड होना चाहिए, तभी वो अंदर आ सकता है। चलो, एक मसला तो हमें समझ आ गया कि भाई किसी को अंदर आना है तो उसके लिए ज़रूरी है उसके पास क्या चीज़ हो, ईमेल और पासवर्ड हो। तो ये आपके पास जो है लॉगिन करके अंदर आ गया। अंदर आने के बाद जो है आप लोगों के सबके कुछ ना कुछ नाम होंगे, सबके अपने अपने नाम हैं। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ सर्वर। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को अपने मार्क्स जानना है, किसी स्टूडेंट को इतने सारे यूज़र्स बैठे हुए हैं एप्लीकेशन के अंदर, किसी यूज़र को अपने जो JIIC के मार्क्स हैं वो जानना है।
और मैं क्या हूँ, मैं इस एप्लीकेशन का सर्वर हूँ। मेरे पास है सारी एपीआईज, मेरे पास है सारा डेटाबेस, मतलब मैं डेटाबेस से कनेक्टेड हूँ। तो आप लोग सारे यूजर्स हैं। आप लोगों को अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग आएंगे मुझसे, अपना पहले नाम बताएंगे। मैं आपका नाम देखूंगा, भाई आपका नाम है भी, हाँ नाम तो है, चलो भाई आप जो भी चीज़ मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। आप कैसे मांगेंगे मुझे, मैं आपको बहुत सारी एपीआईज दूंगा, आप सबके पास एपीआईज का एक्सेस होगा। फॉर एग्जांपल गेट मार्क्स करके एक एपीआई होगी, वो आप लोगों के पास सबके पास होगी। किसी को अगर जानना है वो गेट मार्क्स की एपीआई कॉल करेगा, मेरे पास उसकी रिक्वेस्ट आएगी, मैं उसको चेक करूंगा, हाँ भाई सही है, मैं उसको रिस्पॉन्स दे दूंगा। तो ये तो हमारे पास नॉर्मल एप्लीकेशन हो गई। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, ऑथेंटिकेशन। क्या था कि भाई किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन लाजमी करानी होती है। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनके अंदर लॉगिन सिस्टम नहीं होता, डायरेक्ट आप यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारी जो बड़ी एप्लीकेशन होती है, हर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन साइन अप लाजमी होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कोई यूज़र आया, उसका ईमेल और पासवर्ड मैच किया डेटाबेस वाले पासवर्ड से। बल्कि ऐसा प्रोसेस क्या होता है, आप लोग जब पहली दफ़ा आए थे ना, तो पहली दफ़ा ऐसे डायरेक्ट नहीं आए। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन अप करेंगे। साइन अप का प्रोसेस बहुत आसान है, साइन अप में कोई मुश्किल नहीं है। साइन अप करते हुए आपने जो GIIC का पोर्टल है वहाँ नाम डाला था, अपना CNIC नंबर डाला था, ईमेल डाली थी और पासवर्ड डाला था। ये 4 इन्फॉर्मेशन के साथ आपने सबसे पहले क्या किया था, गवर्नर हाउस में साइन अप किया था। साइन अप करे बगैर आप लॉगिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो एक पहली दफ़ा साइन अप कर, और साइन अप एक ही दफ़ा होता है। एक दफ़ा आपने साइन अप कर लिया, आपके पास हमारे पास आपका सारा डेटा आ गया, ईमेल पासवर्ड सारी चीज़ें हमारे पास रखी। अब जैसे ही आप गेट पे आते हैं पहली दफ़ा साइन अप करने के बाद, तो आप लोग क्या बताएंगे, ईमेल और पासवर्ड बताएंगे। उस ईमेल और पासवर्ड को किससे मैच करके चेक करेंगे? जब साइन अप करते हुए जो ईमेल पासवर्ड डाला था उससे मैच करेंगे। अगर वो ईमेल और पासवर्ड मैच हो जाता है तो अंदर आ जाएंगे। इफ एल्स लगेगा, सिंपल ऐसा ही है ना कि भाई इफ ईमेल जो यूज़र दे रहा है वो बराबर हो किस ईमेल के, जो डेटाबेस में रखी हुई है उनमें से किसी एक ईमेल के, उसके बराबर हो। और पासवर्ड भी यूज़र लॉगिन करते हुए पासवर्ड भी देता है, वो भी हम किससे मैच करेंगे, जो साइन अप करते हुए स्टोर है। दोनों को मैच किया, लॉगिन हो गया यूज़र्स। तो ये तो अगर सोचा जाए तो ये तो इतना मुश्किल नहीं लग रहा, तो सिंपल सी चीज़ लग रही है। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमने लॉगिन साइन अप के अंदर, ऑथेंटिकेशन के अंदर ख्याल रखना होता है। अगर ये इतना आसान टॉपिक होता तो हम अलग से क्यों पढ़ते, हम तो सिंपल उसी के साथ लास्ट क्लास में ही पढ़ लेते। जहाँ हम यूज़र्स क्रिएट कर रहे थे वहाँ ईमेल डाल लेते, वहाँ पासवर्ड भी डाल देते, साइन अप हो जाता। लॉगिन करते हुए क्या करते, ईमेल और पासवर्ड को मैच करते, लॉगिन हो गया। तो क्या ऐसी चीज़ है इस सिनेरियो के अंदर जिसकी वजह से हमें इसमें और काम करने की ज़रूरत पड़ेगी? सिर्फ ऐसा नहीं कि लॉगिन ईमेल पासवर्ड दिया, चेक किया, हाँ भाई सही है, आ जाओ भाई अंदर आ जाओ, ऐसा नहीं होगा। पहले ये समझते हैं कि ऐसा होने में क्या नुकसान आता है। पहला नुकसान, आप लोग सब अंदर आ गए, अंदर आने के बाद सबकी इंफॉर्मेशन मेरे किसके पास रखी है, सर्वर के पास रखी हुई है। किसी को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा, मैं उसको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अब मसला ये है कि कोई भी यूज़र फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंसी बैठे हुए, फंसी मेरे पास आते हैं और अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताते हैं। फंसी मुझसे कहता है कि भाई मैं हुज़ैफ़ा हूँ, मेरे मार्क्स बता दो। मैं तो सर्वर हूँ, मैं इनकी बात पे यकीन कर लूँगा। क्यों कर लूँगा? क्योंकि जब मुझसे मार्क्स मांग रहे हैं ना, तब मैं ईमेल पासवर्ड नहीं पूछ रहा, तब मैं ईमेल पासवर्ड सिर्फ ऑथेंटिकेशन, आप जब लॉगिन करते हैं तो ईमेल पासवर्ड एक ही दफ़ा डालते हैं ना, बार बार तो नहीं डालते।
एक ही दफ़ा डालते हैं, एक दफ़ा ईमेल पासवर्ड डाल के एंटर हो गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये शुरू हुई कि फंसी आके किसी और का डेटा लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि भाई डेटा सिक्योर नहीं रहा, कोई भी आ रहा है किसी और का डेटा सर्वर से लेके जा रहा है, सिक्योरिटी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अपनी आइडेंटिटी फंसी ने चेंज कर ली। हो सकता है फंसी कल को जो है कहें कि भाई मैं यहाँ का एडमिन हूँ, सर्वर से आके बोले कि भाई मैं यहाँ का एडमिन हूँ, मुझे ये दूसरे स्टूडेंट पसंद नहीं आ रहे, इनको ड्रॉप आउट कर दो। तो मैं तो सर्वर हूँ, मैंने तो एपीआई दी हुई है, एपीआई क्या होगी, कॉल होगी, और मैंने उसका डेटाबेस से स्टेटस ड्रॉप आउट कर देना जो भी स्टूडेंट कहेगा। तो ये सिक्योरिटी इशू है जिसको हमने सॉल्व करना है कि ऑथेंटिकेशन होने के बाद कोई यूज़र आके ये क्लेम ना करे कि भाई मैं फ़लाँ यूज़र हूँ और मेरे लिए ये काम कर दो। सर्वर इतना स्मार्ट होना चाहिए, सर्वर के पास हर यूज़र की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर फंसी मेरे पास आ रहे हैं कोई रिक्वेस्ट लेके, तो मैं पहले चेक करूं कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ये फंसी की तरफ से ही आ रही है, कोई चेंजेस तो नहीं कर दी, फंसी फेक बन के तो नहीं आ रहे मेरे पास। तो इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटेजी हमने कुछ रखनी होगी ताकि ये हमारी सिक्योरिटी एक चेक हो कि फंसी कोई अपने आप को कोई और क्लेम ना करे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास जो हम आज पढ़ेंगे, JWT टोकन। तो JWT टोकन के अंदर होता ये है कि जब आप लोग पहली दफ़ा लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपने ईमेल पासवर्ड बताया, ईमेल पासवर्ड बताने के बाद आपको जो है जैसे ही आप एंटर हो रहे होंगे आपको एक बैंड पहना दिया जाएगा। उस बैंड, वो जो बैंड होगा वो इनक्रिप्टेड होगा, जिसका मतलब ये है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके साथ रहेगा हमेशा। आप यहाँ पे कोई भी काम करेंगे आपका बैंड आपके साथ रहेगा। अब वो बैंड क्या है, वो बैंड आपके पास एक JWT टोकन है। सिंपल अगर मैं वो एक टोकन है, एक इनक्रिप्टेड बहुत बड़ा सा कीवर्ड है। अभी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही वरना मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ उसकी। एक इनक्रिप्टेड आपके पास बहुत बड़ा सा टोकन है, तो वो आप समझ लें रियल लाइफ में कि वो रिस्ट बैंड आपके साथ है। हर स्टूडेंट का रिस्ट बैंड क्या होगा, यूनिक होगा, अलग अलग होगा। तो इससे ये फ़ायदा, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई यूज़र उस रिस्ट बैंड में चेंजेस कर सके। हो सकता है भाई फंसी होशियारी करे, फंसी जो है उसमें कुछ अपना नाम काट के तब दूसरे का नाम लिखना शुरू कर दे, ये भी हो सकता है ना। लेकिन अगर वो ये कोशिश करेगा पूरा रिस्ट बैंड खराब हो जाएगा। तो यूज़र जो है उस बैंड में कोई चेंजेस नहीं कर सकता और वो उसके साथ रहेगा। अब फंसी जब भी मेरे पास आएंगे या कोई भी यूज़र मेरे पास आएगा कोई भी रिक्वेस्ट लेके, सबसे पहले मैं उनकी क्या चेक करूंगा, रिस्ट बैंड चेक करूंगा कि भाई ये यूज़र जो आ रहा है ये है कौन। उस रिस्ट बैंड को सिर्फ कौन पढ़ सकता है, मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि वो जो मैंने रिस्ट बैंड बनाया किसने, मैंने बनाया। जब वो लॉगिन कर रहे थे तो मैंने हर किसी को रिस्ट बैंड दिया था, तो मैंने बनाया है। तो उस रिस्ट बैंड को पढ़ भी कौन सकता है, सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ। वो इनक्रिप्टेड होगा, उसको मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ, अगर किसी का रिस्ट बैंड किसी और के पास चला गया तो क्या होगा, क्या होगा ऐसी आप लोग बताएं, क्या होना क्या चाहिए। तो अगर फंसी का रिस्ट बैंड, आपका क्या नाम है, अली के पास चला जाए और अली मुझसे फंसी का रिस्ट बैंड पहन के आके मुझसे बोले कि भाई मैं फंसी हूँ, क्या मैं मान लूँगा, मान लेंगे। मैं क्या चेक कर रहा हूँ, रिस्ट बैंड चेक कर रहा हूँ, मैं मान लूँगा। तो इसलिए हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ये जो टोकन है ना इसको संभाल के रखना है, कोई और इस टोकन को चुरा ना सके। तो ये भी हमने इसका भी ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि भाई अच्छा ये जो रिस्ट बैंड है ये अगर मैं, आप लोगों ने क्योंकि सबने वेबसाइट से यूज़ करी हुई है, वेबसाइट के अंदर भी ये टोकन कहीं ना कहीं आपका स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होगा,
बहुत जगहों पे स्टोर हो सकता है, लोकल स्टोरेज पे स्टोर हो सकता है। अभी उसको समझते हैं। अभी इसको समझते हैं, लेकिन ये हमारा कॉन्सेप्ट है JWT टोकन का लॉगिन का। साइन अप बहुत आसान है, साइन अप में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। साइन अप में आपने क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट करना हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। और लॉगिन के अंदर हमने ये सीखा, एक एक्स्ट्रा पार्ट ये है। अच्छा, लॉगिन की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, ये जो मैंने बताई है सबसे सिंपल वाली बताई है। इसके अंदर भी और सिक्योरिटी लगाई जाती है, लेकिन ये सबसे सिंपल आपको समझ आ गई तो इसके आगे आप इसको और इन्हेंस कर सकते हैं। तो सबसे आसान वाली ये है कि भाई आप कोई भी बंदा लॉगिन कर रहा है तो लॉगिन करते हुए हर बंदे को क्या दिया जाए, रिस्ट बैंड दिया जाए। वो रिस्ट बैंड उस बंदे के साथ रहेगा। जब भी वो बंदा मुझसे आगे कोई चीज़ मांगेगा, मैं सबसे पहले रिस्ट बैंड चेक करूँगा। ठीक हो गया? यस सर। तो वो जो लॉगिन वाला प्रोसेस था वो था ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन क्या होगा? ऑथेंटिकेशन क्या था कि जब आप लॉगिन कर रहे थे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, तो प्लेटफॉर्म ने, सिस्टम ने आपको क्या किया, चेक किया कि भाई आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो वेरीफाई या नहीं। अगर हो तो आपको आने देंगे, अगर नहीं हो तो भाई आपको गेट से अंदर नहीं आने देंगे, एप्लीकेशन के अंदर आप नहीं आ सकते। तो ये लॉगिन ऑथेंटिकेशन वाला स्टेप लॉगिन करते हुए ख़त्म हो गया। ऑथराइजेशन वाला, एक सेकंड से लेता हूँ सवाल। ऑथराइजेशन वाला स्टेप क्या होगा? एक्सेस का होगा, यूजर को क्या क्या एक्सेस है, रोल क्या है उसका। बिल्कुल। अब यहाँ पे डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, यहाँ फैकल्टी भी बैठी हुई है, एडमिन के लोग भी बैठे हुए हैं, और जो है आपके पास स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। सबका अपना अपना रोल है, सबको अपनी अपनी, सबके अलग अलग परमिशन हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एडमिन के पास परमिशन है कि वो जो है सिस्टम से आप लोगों से रिलेटेड ज़्यादा डेटा कुछ भी मांग सकता है, किसी को ड्रॉप आउट कर सकता है। टीचर के पास क्या परमिशंस है कि वो कंटेंट को चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से। स्टूडेंट्स के पास क्या परमिशंस है कि भाई वो मार्की में घूम सकते हैं। तो सबकी अपनी अपनी परमिशंस हैं। अब यहाँ पे अली बैठे हुए, अली मुझसे आके बोले कि भाई मैं एडमिन हूँ, तो मैं क्या करूँगा? ये मुझसे बोले मैं एडमिन हूँ और भाई मुझे फंसी पसंद नहीं है, फंसी को ड्रॉप आउट करो, मैं क्या करूँगा? मैं ये चेक करूँगा उनके रिस्ट बैंड से कि भाई ये जो मुझसे बोल रहे हैं किसी को ड्रॉप आउट करने का, क्या ये ऑथराइज्ड यूज़र हैं किसी को ड्रॉप आउट करने के लिए? अगर हैं तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है भाई ड्रॉप आउट। अगर नहीं है तो मैं इनको एरर दूंगा, और एरर के साथ में एक कोड होता है, आपने देखा होगा APIs के साथ कोड होता है, 200 कोड होता है और स्टेटस कोड होते हैं। हर API के साथ आपको रिस्पॉन्स में स्टेटस कोड आता है। अमूमन आपने 200 देखा होगा, 404 देखा होगा, 404, 500 देखा होगा, 504 देखा होगा। ये जो एरर आता है इसके अंदर 1 या 3, 1 आपके पास अनऑथराइज का एरर कोड आएगा इनके पास, मतलब वो ड्रॉप आउट नहीं कर सकेंगे फंसे। तो ये हमारे पास ऑथराइजेशन कि मैं इनकी जान पहचान कर रहा हूँ कि भाई ये जो मुझसे मेरे पास रिक्वेस्ट ला रहे हैं ये इस रिक्वेस्ट के लिए ऑथराइज्ड यूज़र हैं या नहीं। अगर नहीं है तो मैं नहीं अलाउ करूँगा। ऑथेंटिकेशन वाला लॉगिन वाला स्टेप था, और ऑथराइजेशन वाला कि हर रिक्वेस्ट के साथ मैं इनका चेक कर रहा हूँ कि भाई ये फला काम करने का। अब ये बाहर पानी पीने जाएँ अगर, तो बाहर जब पानी पीने जाएंगे तो मेरे पास अगर रिक्वेस्ट आती है तो मैं इनसे को चेक करूँगा भाई ये बाहर जाने के ऑथराइज्ड यूज़र हैं। मैं चेक करूँगा हाँ भाई इनके पास परमिशन है, ये जा सकते हैं। तो ये ऑथराइजेशन वाला स्टेप हो जाता है। सारी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन किससे मैनेज हो रही है? आपके रिस्ट बैंड, जिसका टेक्निकल नाम क्या है? JWT टोकन। JWT की क्या फुल फॉर्म है? जेसन वेब टोकन। ये हमारे पास जो है इसकी हो गई।
अब स्क्रीन शेयर करने का एक हल ये हो सकता है कि मैं असल में मेरे उसमें HDMI लगता है, नए लैपटॉप में ना HDMI लगता है। खैर सवाल ले लेते हैं पहले। हाँ, आपका सवाल था जी। जी, सबके अंदर आप बेटर ऑथ की बात कर लें, क्लर्क के अंदर आप बात कर लें, सबके अंदर JWT टोकन आपको मिलेगा। और वो मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ कि अभी तो पहले हमें ये तो समझ आए, वो जो टोकन है हमने रियल लाइफ में तो समझ लिया रिस्ट बैंड की तरह हमारे हाथ में बंधा हुआ है, लेकिन जब आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जो टोकन है वो कहाँ पे रखा होगा? क्या वो टोकन मेरे पास रखा होगा, या टोकन जो यूज़र है हर यूज़र का टोकन उसके अपने पास रखा होगा? तो एग्जाम्पल से जो मैंने समझाया उस हिसाब से टोकन किसके पास होना चाहिए? क्या सबके टोकन मेरे पास होने चाहिए? नहीं, हर यूज़र का टोकन उसके अपने पास होगा। अच्छा, ये वाली भी एक स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर सबके टोकन मेरे पास होता है। हाँ, लेकिन उसमें जो है प्रोसेस स्लो हो जाता है, उसको हम नहीं देख रहे। हम इस वाली चीज़ को देख रहे हैं, JWT टोकन वाली स्ट्रेटेजी को, जिसके अंदर हमने ये देखा कि हर किसी का रिस्टबैंड हर किसी का JWT टोकन उसके पास होगा। तो हम अब इसको जो ये इस एग्जाम्पल के साथ समझा, हम एप्लीकेशन के साथ भी समझते हैं। हम गए GIAIC की वेबसाइट पे, हम गए GIAIC के पोर्टल पे जाने के बाद आपने डाला ईमेल और वो साइन अप वाला प्रोसेस हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं। अच्छा, साइन अप के अंदर भी एक चीज़ है, जब आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करते हैं तो उसके अंदर आप ईमेल और पासवर्ड डालते हैं। तो आपने ऐसी गवर्नर हाउस की एप्लीकेशन में भी ईमेल और पासवर्ड डाला होगा। अब पासवर्ड जो आप डालते हैं वो हमारे पास डेटाबेस में हम एज इट इज़ स्टोर नहीं करते। ऐसा नहीं करते हम कि भाई ईमेल तो वैसी की वैसी आपके पास डेटाबेस में शो रही होगी। पासवर्ड जो है उसको हम क्या करते हैं, हैश करते हैं। अगर हैश नहीं पता, अभी हम समझेंगे हैश क्या मतलब है। सिंपल इनक्रिप्ट कर देता हूँ। इनक्रिप्ट और हैश में क्या फ़र्क है अभी हम समझेंगे। हैशिंग और इनक्रिप्शन दो अलग अलग चीज़ है, लेकिन आसान अल्फाजों में आपका जो पासवर्ड जब मैं स्टोर करूँगा ना वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। मतलब अगर किसी ने पासवर्ड स्टोर किया है अली 123, तो मेरे पास डेटाबेस में अली 123 नहीं स्टोर होगा, उसको पहले इनक्रिप्ट किया होगा और मेरे पास उस फॉर्म में शो रहा होगा। तो मतलब वो पासवर्ड मैं पढ़ नहीं सकता, वो रैंडम कैरेक्टर्स में लिखा हुआ होगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो पासवर्ड कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपका पासवर्ड ऐसे डायरेक्ट स्टोर नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है? हैकिंग के टाइम पे रीज़न ये है कि इन केस किसी डेटाबेस का यूज़र का ईमेल और पासवर्ड लीक हो गया तो उस केस में सारे यूज़र के ईमेल और पासवर्ड गए, तो किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। पहला ये सिनेरियो हो गया। दूसरा ये कि भाई इंटरनल प्लेटफॉर्म के अंदर कोई टीम मेंबर भी चाह कर भी डेटाबेस में जाके किसी यूज़र का ईमेल तो निकाल लेगा, पासवर्ड नहीं निकाल पाएगा। तो ये वाली प्रैक्टिस जो है हर प्लेटफॉर्म यूज़ करता है कि आपका पासवर्ड जो यूज़ होगा वो इनक्रिप्टेड आपके पास स्टोर होगा। अच्छा, आईडी अलग चीज़ है, मैं सिर्फ पासवर्ड की बात कर रहा हूँ। आईडी तो वैसे स्टोर होगी 1 2 3 4 जो हमने लास्ट क्लास में कर रहे वैसे ही होगी। किसी और का सवाल? पासवर्ड इनक्रिप्टेड होगा। अच्छा, अब मैंने एक पहले आप लोग सवाल पूछ लें। नहीं, उस पे आते हैं कि अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया वो जो रिस्ट बैंड है वो रखा हुआ कहाँ पर होगा।
ये तो पता चल गया भाई, हर यूज़र का रिस्टबैंड उसके अपने पास होगा, लेकिन कहाँ रखा होगा किसके अंदर? तो वो हम देखेंगे। हाँ ऐसा ही है, अभी हम समझेंगे उसको कहाँ पे रखा होगा। लेकिन यहाँ तक किसी का कोई सवाल? पासवर्ड भी मैंने बता दिया, जो पासवर्ड रखा होगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा होगा। लेकिन अगर पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा हुआ है तो क्या मैं उसको एज अ प्लेटफॉर्म, मैंने इनक्रिप्ट किया है ना, जिस चीज़ को इनक्रिप्ट किया जा सकता है उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। कोई भी चीज़ इनक्रिप्ट होती है तो उसको डिक्रिप्ट भी किया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि मैं एज अ प्लेटफॉर्म मैंने इनक्रिप्ट किया है ना पासवर्ड, तो मुझे पता है मैंने किस एल्गोरिथम के थ्रू उसको इनक्रिप्ट किया है, तो मैं उसी एल्गोरिथम को रिवर्स करके उसको डिक्रिप्ट भी कर सकता हूँ। तो फिर ये इनक्रिप्शन का क्या फ़ायदा हुआ? सर यही पूछना चाह रहे थे, जो हैकिंग भी हो जाती है तो वो इसी तरह होती है ना? हाँ, तो इसका जो है क्या फ़ायदा हुआ इंक्रिप्शन जो हुई? हैकिंग की तो बहुत सारी वजूहत होती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया और रिस्टबैंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपके हाथ से गया तो मतलब आपका अकाउंट भी फिर कोई और खोल लेगा। तो खैर उसकी सिक्योरिटी के बहुत सारे हमारे पास वो चीज़ है। तो मैंने अभी इंक्रिप्शन पे बात करी कि मैंने पासवर्ड स्टोर किया इनक्रिप्टेड, लेकिन मुझे पता है डिक्रिप्ट कैसे होता है। मैंने वो एल्गोरिथम लगाया, उसको रिवर्स कर दिया और डिक्रिप्ट हो गया, मेरे पास पासवर्ड आ गया। ये तो फिर ख़तरनाक बात हो गई। तो पासवर्ड के अंदर हम इंक्रिप्शन नहीं करते बल्कि क्या करते हैं? हैशिंग करते हैं। हैशिंग और इंक्रिप्शन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इंक्रिप्टेड जो भी चीज़ होती है वो डिक्रिप्ट हो जाती है, मतलब रिवर्स हो सकती है। हैशिंग के अंदर वो रिवर्स नहीं होती। पासवर्ड मेरा इंक्रिप्ट हो गया, पासवर्ड मेरा हैश्ड हो गया, तो वो वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। तो हैशिंग के अंदर ये वाली चीज़ है कि आपका पासवर्ड एक दफ़ा उस फॉर्म में आ गया तो आप उसको किसी तरह से रिवर्स नहीं कर सकते, वो आपके पास रैंडम कैरेक्टर्स की फॉर्म में ही स्टोर होगा। सवाल हैशिंग और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में फ़र्क? पासवर्ड की लिमिटेशन तो हम सिंपल APIs पे लगा देंगे और फ्रंट एंड पे लगा देंगे, भाई 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक बड़ा कैरेक्टर होना चाहिए। ये वैलिडेशन तो सिंपल सी है, इसमें सर्वर का सच रोल इतना नहीं है, ये तो फ्रंट एंड पे भी लग जाएगी। लेकिन इंक्रिप्शन वाला पार्ट हमने समझा कि हम जब पासवर्ड इसको स्टोर करते हैं तो वो हम हैश करके स्टोर करते हैं। हैश में भी वही होता है, आपके पास रैंडम हो जाता है पासवर्ड, रैंडम कैरेक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन उसका ये फ़ायदा है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता, मैं चाह कर भी उसे रिवर्स नहीं कर सकता। यहाँ पे सवाल अगर नहीं तो फिर मेरे पास सवाल है बहुत अच्छा जी। सर जैसे आपने बताया कि अगर रिस्टबैंड यूजर के पास से अगर चला गया तो मतलब उसका डेटा लीक हो गया या उसका नुकसान? सिक्योरिटी पे हम डिस्कशन करेंगे अभी। सर कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी तो होगा ना फिर इसका? अभी हम सिक्योरिटी पे डिस्कशन करेंगे ना, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये जो हैशिंग वाली चीज़ मैंने आपको बताई, इसमें किसी का कोई सवाल? एल्गोरिथम के तहत होती होगी, डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं जिसमें मतलब मैं कोई एल्गोरिथम, बेसिकली एल्गोरिथम्स कुछ नहीं होते, आपके पासवर्ड को जो है किस तरह से रैंडम कैरेक्टर्स में वो करना है तो उसके पीछे पूरा एल्गोरिथम्स लिखे होते हैं। तो हर किसी का पासवर्ड रैंडम ही जनरेट होता है, कोई सिस्टम उसको उस कैरेक्टर को गैस नहीं कर सकता। तो वो एल्गोरिथम जितना अच्छा होगा उतना सिक्योर आपका सिस्टम होगा। तो एल्गोरिथम रिवर्स नहीं होगा ना, रिवर्स नहीं होगा। हैशिंग के अंदर यही चीज़ है कि हम ऐसा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे कि वो हैश होने के बाद कोई भी कंप्यूटर उसे रिवर्स नहीं कर सकता। बिटकॉइन जो है, आप सबने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, उसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट ही हैशिंग है। जिस दिन हैशिंग किसी ने क्रैक कर ली, बिटकॉइन आपके पास हैक हो जाएगा। लेकिन उसको हैक करने के लिए आपके पास जो है बहुत हैवी सिस्टम चाहिए, बहुत पावर वाला, जो कि इम्पॉसिबल है करंटली। तो सुपर कंप्यूटर अभी तक आए नहीं है। कट गई, तो जब तक वहाँ का नेट नहीं चलता तब तक हमारा जूम नहीं चलता, जूम नहीं चलता तो मैं यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो स्क्रीन वो वाली शेयर होती है, मैं तो जूम पे कनेक्टेड होता हूँ।
तो पहले हमने वहाँ पे नेट कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ पे किसी के पास करीब करीब कोई बैठा हुआ है जिसके पास अच्छा नेट चल रहा हो। जैमर्स की वजह से भाई जो है मेरा तो नहीं चलता ना, इम्पॉसिबल है करेंटली। आगे चल के जब सुपर कंप्यूटर आ जाएंगे तो फिर पता नहीं, लेकिन अभी उसमें टाइम है जी। बहुत ज़बरदस्त किया। तो हम जब एक फीचर बाद में लॉगिन करेंगे, आपने बिल्कुल। रैंडम सीक्वेंस होती है, ठीक है, रैंडम सीक्वेंस ये सब करने के बाद में कुछ काम नहीं मिला। टेक्स्ट में डालने के बाद उसी मसला ये असल पर्पस तो ये ना, बहुत अच्छा सवाल है। और जो है मेरा आप लोगों से ये सवाल था अगला जो मैं आप लोगों से बोल रहा था कि आप लोगों में से किसी का कोई सवाल हैशिंग से रिलेटेड, कुछ नहीं, आपके पासवर्ड को रैंडम कैरेक्टर्स में कर देगा और ऐसे कैरेक्टर्स होंगे तो उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा, मतलब सिक्योर है। अब मेरा सवाल ये है कि आपने साइन अप किया, फसी ने भी यही सवाल आप लोगों से पूछा है। आप लोगों ने साइन अप किया, साइन अप करते हुए आप लोगों ने पासवर्ड डाला। मैंने कहा आपका पासवर्ड मैंने कैसे सेव किया, हैश करके सेव किया, वो रैंडम कैरेक्टर्स में। सवाल ये है कि अब आप लॉगिन करने आए, लॉगिन करते हुए आपने ईमेल डाला, ईमेल तो मैंने मैच कर लिया डेटाबेस में, ईमेल सेम टू सेम था, हाँ भाई ईमेल सही है। पासवर्ड कैसे मैच करूंगा? मेरे पास जो पासवर्ड स्टोर है वो तो हैश्ड है, रैंडम है। अब यूजर तो अपना वही पासवर्ड देगा ना जो साइन अप करते हुए डाला था। अब यहाँ पे अलग पासवर्ड है, वहां पे अलग पासवर्ड आ रहा है, इन दोनों को मैच कैसे करूंगा कि भाई दोनों सेम पासवर्ड है? ये भी हैश होगा। हैश हुए हुए पासवर्ड को मैं रिवर्स नहीं कर सकता। क्या यूजर के दिए हुए पासवर्ड को मैं हैश कर सकता हूँ? अगर मैं यूजर के दिए हुए पासवर्ड को सेम तरीके से हैश करूं जैसे मैंने पहले स्टोर करते हुए किया था, तो दोनों के हैश सेम हो जाएंगे? नहीं, सेम हो जाएंगे। अगर मेरा पासवर्ड हमजा है और आपका पासवर्ड भी हमजा है, तो दोनों जब डेटाबेस में स्टोर होंगे तो दोनों का हैश जो बनेगा वो सेम होगा। लेकिन सेम एल्गोरिथम पे होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम सिस्टम में एक ही एल्गोरिथम, अब मैं डिफरेंट एल्गोरिथम नहीं यूज़ करूँगा, एक ही एल्गोरिथम यूज़ करूँगा, जिससे क्या होगा मेरा जो है रैंडम पासवर्ड जो जनरेट होगा वो डेटाबेस में स्टोर हुआ है। यूज़र जब अगली दफ़ा पासवर्ड देगा तो मैं उस पासवर्ड को फिर से हैश करूँगा। हैश होने के बाद दोनों पासवर्ड को क्या करूँगा, मैच करूँगा भाई कि दोनों सेम आ रहे नहीं आ रहे। उस पासवर्ड में अगर एक डॉट की भी चेंजिंग हुई तो जो उसका हैश बनेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई करीब करीब पासवर्ड है तो करीब करीब हैश बनेगा, नहीं, कंप्लीटली डिफरेंट हैश बनेगा। कैपिटल लेटर वहां से आ रहा है, मेरे पास स्मॉल लेटर में डेटाबेस में स्टोर है, तो वो जब दोनों का हैश बनेगा तो कंप्लीटली डिफरेंट बनेगा। ऐसा नहीं करीब करीब, करीब करीब नहीं, बिल्कुल अलग। सेम पासवर्ड अगर मेरे पास आ रहा है तो उन दोनों पासवर्डों को अगर मैं हैश करता हूँ तो उनका हैशिंग जो वो आपके पास पासवर्ड आएगा वो सेम होगा। तो ये आपके पास देखें, इसके पीछे पूरी साइंस चल रही होती है। सवाल यानी कि सर ऐसी टेक्निक यूज हो रही होगी कि जब भी पासवर्ड है तो वो कन्वर्ट कर देगा हैश में। हाँ, जब भी पासवर्ड आएगा मेरा सिस्टम क्या करेगा, उस पासवर्ड को हैश करेगा। पहले हैश करने के बाद मैच करेगा कि भाई वो जो डेटाबेस में पहले स्टोर किया था उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मैच होगा तो हाँ भाई ऑथेंटिकेट हम यूज़र को कर देंगे जी। सेम पासवर्ड डालते हैं तो सेम हैश आपके पास जनरेट होगा। इसलिए आपको कहा जाता है भाई 1 2 3 पासवर्ड नहीं डालें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालें। ये जो सिंपल वाले पासवर्ड होते हैं ना, इनको हैक करना क्यों आसान होता है? इनको हैक करना इसलिए आसान होता है कि हैकर्स क्या करते हैं, उनके पास अगर ईमेल लग गई तो क्या करेंगे, उस ईमेल को अपने सिस्टम में डालेंगे। सिस्टम में डालने के बाद उनके पास ना बहुत सारी लिस्ट होती है कॉमन पासवर्ड की, बहुत बड़ी लिस्ट होती है कॉमन पासवर्ड की। उस ईमेल पे वो सारे पासवर्ड जल्दी जल्दी लगा वो सिस्टम है वो तो 10 सेकंड में कर लेगा, सारे पासवर्ड लगा के चेक करेगा। जो पासवर्ड मैच हुआ बस आपका अकाउंट है।
तो किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं होता कि भाई आप सिंपल पासवर्ड रखो आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा, नहीं, आपको बोला जाता है भाई पासवर्ड सिक्योर रखो, क्योंकि पासवर्ड गया आपका तो फिर आपका अकाउंट कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। तो पास सिक्योरिटी में हमें ये पता चल गया पासवर्ड सिंपल नहीं रखना, क्योंकि पासवर्ड अगर आपने सिंपल रखा, जो हैकर्स हैं उनके पास पहले से सिंपल पासवर्ड की लिस्ट है, वो आपकी ईमेल उठाएंगे, वो सारे पासवर्ड अप्लाई करेंगे उस पर। आपका बॉट जो है उनका वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई करता है, जिसका मैच हो गया, हाँ भाई ये इसका अकाउंट गया जी। फॉरवर्ड पासवर्ड वाला ऑप्शन, एक सेकंड, इंक्रिप्शन और हैशिंग में ये फर्क है कि इंक्रिप्टेड जो भी आपके पास वैल्यू होती है वो डिक्रिप्ट हो जाती है। मतलब मैं रिवर्स कर सकता हूँ उसे, जो रैंडम कैरेक्टर्स जनरेट हुए हैं ना उसको मैं रिवर्स कर सकता हूँ। हैशिंग के अंदर जो एल्गोरिथम यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर आप उसको रिवर्स नहीं करा सकते, दोनों में अलग अलग एल्गोरिथम है ना, उसका अलग है इसका अलग है। तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, कुछ पुराने हैं जो कि आपके पास लेस सिक्योर है। अभी जो लेटेस्ट एल्गोरिथम है बिटकॉइन जिस पे चल रहा है उसका नाम है HS 256। तो खैर इसके बहुत सारे नाम हैं, तो उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझे आपको इनक्रिप्ट कर दो जी। जिसने एल्गोरिथम बनाया है नहीं कर सकता, क्योंकि एल्गोरिथम क्या है, वो सिस्टम है, ऐसा नहीं कि उसको डिफाइन किया हुआ है भाई पासवर्ड ऐसे ऐसे जनरेट करना, उसको ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है कि वो हर दफ़ा रैंडम जनरेट करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसने एल्गोरिथम बनाया है वो जो है उसमें जाएगा, उसको पता है कि भाई जो इससे जनरेट हो रहे हैं वो इजीली हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हो गया, अच्छा माशा ठीक है, ये खाली इंटरफेस है बस। हैश पासवर्ड प्लेटफॉर्म कौन देख सकता है? नहीं देख सकता ना, हैश हुआ हुआ देख सकता है, लेकिन वो हैश हुआ हुआ पासवर्ड उसके काम का है। देखो मेरे पास जो है आप लोगों के सबके ईमेल और पासवर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन सबके पासवर्ड जो है वो हैश्ड फॉर्म में है। सही है, अब सुने, मेरे पास हैश फॉर्म में, क्या मैं उस पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, पहला पॉइंट हमें समझ आ गया। लेकिन मैं वो हैश पढ़ सकता हूँ, मुझे वो दिखेगा, लेकिन मैं उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं गैस करूँगा कि यार यूज़र ने क्या पासवर्ड रखा हो सकता है, तो मैं वो पासवर्ड गैस करूँगा, तो उस पासवर्ड जो मैं गैस कर रहा हूँ उसका भी हैश बन रहा होगा। मैं मैच करूँगा कि यार ये वाला हैश मैच कर रहा है, नहीं मतलब ये पासवर्ड नहीं है, फिर मैं गैस करूँगा, ज़ाहिर है इनफाइनाइट पासवर्ड है, मैं नहीं गैस कर पाऊँगा अगर यूज़र ने अच्छा पासवर्ड रखा है। एल्गोरिथम को सिर्फ इतना पता है कि इसको हैश कैसे करना है, बस उसको वो रिवर्स नहीं कर सकता। इसका भी डैशबोर्ड ठीक है, तो सर फिर कोई इंक्रिप्ट वाली तो चीज़ यूज़ ही नहीं करता अभी होगा। यहीं से स्टार्ट किया। करते हैं, उसके अपने मकसद है, उसका अपना काम है। बाज़ दफ़ा हमें क्या चाहिए होता है, मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैसेज सेंड करना है, ये अली को मैसेज सेंड करना है, मैं चाह रहा हूँ मेरा मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाए, ये तो मैंने बहुत लेकिन इनक्रिप्टेड कैसे जाए? जब मैं भेज रहा हूँ तो मेरा कोई मैसेज लेके जाएगा ना, जो मेरा मैसेज लेके जा रहा है उसके लिए वो मैसेज क्या हो, इनक्रिप्टेड हो। जब अली के पास पहुँच जाए तो अली उसको डिक्रिप्ट कर सके। तो इस तरह के सिनेरियो के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो यहाँ 2 वेज ज़रूरी है। व्हाट्सएप में जैसे आपके पास मैसेज आ रहा होता है कि आपका मैसेज इनक्रिप्टेड जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिसको मैसेज कर रहे हैं उसके पास वो रैंडम कैरेक्टर्स आ रहे हैं, नहीं, जो आपका मैसेज जा रहा है व्हाट्सएप के थ्रू वो पूरा मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, जो जब दूसरे यूज़र की डिवाइस पे पहुंचेगा तो डिक्रिप्ट हो जाएगा। मतलब यूज़र को आपका मैसेज नज़र आएगा, बीच में जो मैसेज ट्रैवल कर रहा है सर्वर से उसको अगर कोई बीच में इंटरसेप्ट करके आपके मैसेज को निकालने की कोशिश भी करता है तो उसके पास इनक्रिप्टेड मैसेजेस आएंगे, वो मैसेज समझ ही नहीं पाएगा। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी काम का है, हैशिंग भी काम का है, फ़र्क इतना है कि उसके यूज़ केसेस अलग है।
सर फॉरवर्ड पासवर्ड का भी ऑप्शन है। फॉरगेट पासवर्ड को हम समझेंगे, उसमें कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अजान हो रही है, उसके बाद जो है हम करते हैं आज जो है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, हैशिंग का हमने कॉन्सेप्ट सीखा और JWT टोकन आपने सीखा जो वो आपका रिस्ट बैंड है। ठीक है, ये अपने पास नोट्स बना ले क्योंकि मेरे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो मैं वो ड्रॉ नहीं कर सकता कुछ, और एडमिन मीटिंग वो तार सही करने गई हुई है तो इसलिए जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। तो आज की क्लास फिर हमने ऐसे ही निकालनी होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए मैंने पूरा ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है लॉगिन साइनअप का, JWT टोकन का। एक और कॉन्सेप्ट है रेट लिमिटिंग, लेकिन उससे पहले मेरे पास इसी में कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो मैं बता देता हूँ। किसी ने यहाँ पे आगे जी सर एक स्टूडेंट की तरफ से क्यूरी है कि अगर जैसा आपने कहा कि सर्वर अगर हम हैश उसको करता है किसी पासवर्ड को, तो वो हैश किस टेक्निक यानी कि अगर एल्गोरिथम भी लगा रहे हैं तो वो कौन कर रहा है इस चीज़ को? इनका सवाल ये है कि भाई हमारे पास पासवर्ड जो है वो हैश हो रहा है, लेकिन वो हैश कौन कर रहा है, किस एल्गोरिथम के थ्रू हो रहा है, एल्गोरिथम कौन लगा रहा है, यही सवाल है। प्लेटफॉर्म GIIC वाला सर्वर कौन है? मैं। इस सर्वर को जिसने बनाया होगा, जिसने APIs लिखी होंगी, वो डिसाइड करेगा कौन सा एल्गोरिथम लगाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा वो नहीं करेगा कि फॉर एग्जांपल GIIC का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, अब उसमें ये कर दें कि भाई पासवर्ड जो है वो हैश ना करें, ऐसे ही रख दें। तो इससे किसका नुकसान है? प्लेटफॉर्म का नुकसान है या यूज़र का नुकसान है? दोनों का नुकसान है। यूज़र की इंफॉर्मेशन लीक हो रही है और मेरी क्रेडिबिलिटी, कि भाई मेरे पास से यूज़र की इंफॉर्मेशन लीक हुई है। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी, भाई फलां वेबसाइट से ये चीज़ लीक हो गई, वो चीज़ ये लीक हो गई। तो इसी तरह से आपके पास लीक हो जाती है। तो आपके पास जो है अपनी जो मैंने सिक्योरिटी है वो अच्छी रखनी है कि डेटा मेरे पास जो स्टोर हुआ है वो इंक्रिप्टेड होना चाहिए। डेटाबेस में भी मुझे सिक्योरिटी लगानी है कि भाई कोई भी ऐसे ही मेरा डेटाबेस हैक ना कर ले। तो बीच में मैं सर्वर हूँ, मैं सिक्योरिटी सारी इसकी हैंडल करूँगा, सर्वर हैंडल कर रहा होता है, डेटाबेस हमारा जो है वो उसका अपना पासवर्ड होता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपके पास ये चीज़ है। अच्छा, एक और सवाल आया था, क्या यूज़र को पता चलता है? आप लोग आए, आप लोग GIIC की वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं? साइन अप कर रहे हैं। साइन अप करने के बाद क्या आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपका जो पासवर्ड स्टोर हुआ है वो हैश होके स्टोर हुआ है या नॉर्मल हुआ है या किस एल्गोरिथम के थ्रू हुआ है? ये आपको पता चलेगा? यूज़र को नहीं पता चलेगा सर्वर में क्या काम हो रहा है, क्योंकि सर्वर पीछे की लेयर होती है। यूज़र को सिर्फ UI नज़र आता है, फ्रंट एंड, पीछे क्या हो रहा है उसका किसी को नहीं नज़र आता। तो सिक्योरिटी की भी हमने जो है यहाँ पे ख्याल रखना है। अभी हम सिक्योरिटी के हवाले से भी डिस्कशन करते हैं जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे वो टॉपिक आप लोगों को कराना है। सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कस कर रहा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ डेवलपर्स के लिए नहीं, नॉन डेवलपर्स के लिए भी। पहला मैंने आपको सिक्योरिटी का जो आपको बताया वो क्या था, आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पासवर्ड कोई ऐसे गैस नहीं करता कि भाई आपका नाम से गैस किया 1 2 3 लगा के, ऐसे हैकिंग नहीं होती। आपका ईमेल एक सिस्टम पे दिया जाता है, वो सिस्टम उसमें हज़ारों पासवर्ड लगा के चेक करता है और वो हज़ारों कॉमन पासवर्ड होते हैं, जैसे 1 से लेके 8 तक हो गया। कोई एक्सक्लेमेशन मार्क आता है बीच में, कोई @ लगाता है, कोई अपना नाम के साथ 1 2 3 लगाता है। तो ये सारे पासवर्ड जो है वो सिस्टम में पहले से स्टोर है, इससे भी अकाउंट हैक हो जाता है। तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना। दूसरी गलती आप लोग जो सबसे ज़्यादा करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं। सही, लिंक पे क्लिक करने से कैसे होता है? लिंक पे जब आप क्लिक, आपके पास व्हाट्सएप पे लिंक आया, आपने उस पर क्लिक किया, ख़ास तौर पे डिस्कॉर्ड पे बहुत लोगों के अकाउंट हैक होते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं, आपको एक लिंक देते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, गया अकाउंट। कभी भी किसी भी लिंक पे क्लिक मत करना जब तक आपको पता ना हो कि लिंक किस चीज़ का। इवन आपके जानने वाले भी, होता क्या है,
किसी एक का अकाउंट हैक होता है ना, वो अपने रिश्तेदारों को सबको वो लिंक भेजेगा, सबके पास वो लिंक जाएगा, सब उसमें देखेंगे हाँ भाई ये तो मेरे भाई की तरफ से आया है, क्लिक किया उनका भी गया, फिर उनके रिश्तेदारों को जाएगा, तो पूरा ट्री चलता है हैकिंग का। इतनी आसानी से इतने सारे अकाउंट्स हैक होते हैं सिर्फ एक हैक होने की वजह से। तो ये लिंक से कैसे बताता हूँ। तो लिंक, पहली चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं भाई, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना। डिस्कॉर्ड पे बहुत सारे अकाउंट हैक हुए हैं जिन्होंने जो है फिर उन्होंने ही दूसरे लिंक सेंड करे सर्वर्स पे, हैक होने के बाद वो भी अपना लिंक डाल देता है। तो वो मुझे पता है कि हैक होता है तभी करता है। तो किसी लिंक पे क्लिक नहीं करना, कुछ भी लिखा हो उस लिंक में क्लिक नहीं करना, पहली चीज़। अच्छा, अब ये हैक कैसे होता है? डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसके अंदर, लेकिन एक जो चीज़ है कि वो लिंक आपका टोकन चुरा लेता है। जब आपका टोकन चुरा लिया उसने, तो फिर आपका तो अकाउंट गया। वो जो रिस्ट बैंड है, अगर वो चोरी हो गया तो आपका अकाउंट गया। अच्छा, ये जो लिंक वाली चीज़ें हर वेबसाइट पे नहीं चलती, तो इसमें भी सिक्योरिटी लगाई हुई होती है, लेकिन जिस पे चल जाती है लिंक क्लिक करने पे, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लिंक क्लिक करने पे आपका मोबाइल भी हैक हो जाता है। अब वो कैसे होता है? आजकल तो नए मोबाइल आ रहे हैं, उसमें आईफोन में ख़ास तौर पे तो सिक्योरिटीज़ लगी हुई होती हैं, लेकिन वो कैसे हैक होते हैं? जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो ना, आपके पास एक एप्लीकेशन खुलती है या कुछ ना कुछ खुलता है। जब वो खुलता है तो आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेसिंग स्क्रिप्ट चल रही होती है, जावा स्क्रिप्ट चल रही होती है, जो आपकी मोबाइल की इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। अब मुझे ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने किया नहीं है, कभी करूँगा तो शेयर करूँगा, लेकिन हो जाता है। मेरा कॉमन पासवर्ड है, ठीक है, तो लिंक पे क्लिक होगा तो इनका क्या करना? नहीं करना। सर, एक स्टूडेंट का यही सवाल है कि जैसा आपने कहा अगर सर्वर हैश कर रहा है तो फिर वो उसको रिवर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर जो चीज़ हैश कर रही है तो वो खुद तो कर सकती है ना री। वो देख कर ही करते होंगे, ये बात है कि वो देख कर करते हैश करने के लिए महंगा करेंगे। अच्छा, इनका सवाल ये है कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने मेरा प्लेटफॉर्म पे साइन अप किया, मैंने उनका पासवर्ड हैश कर लिया। अब पासवर्ड कौन हैश कर रहा है? मैं। इनका सवाल ये है कि अब मैं हैश कर रहा हूँ जब, तो मैं क्या उसको दोबारा नहीं जनरेट करा सकता? यही सवाल है। नहीं करा सकता, क्योंकि वो जो हैश बना है उसको वापस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? जो यूज़र ने पासवर्ड लिखा था वो चाहिए होगा। जब तक वो पासवर्ड मुझे नहीं मिलता तब तक मैं वो हैश कभी बना ही नहीं सकता, और वो पासवर्ड सिर्फ यूज़र को पता है। हाँ, मैं गैस कर सकता हूँ, लेकिन अगर अच्छा पासवर्ड रखा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सर, यूज़र के पासवर्ड डालने और हैशिंग के दरमियान तो आप बैरियर लगा सकते हैं। यूज़र जब नेक्स्ट टाइम हाँ, तो फिर मैं तो चोरी कर रहा हूँ ना, फिर मैं ऐसे क्यों चोरी कर रहा हूँ? फिर मैं हैशिंग ही हटा देता हूँ, पासवर्ड ही रख लेता हूँ। तो फिर वही चीज़ है कि भाई प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। हाँ, अब इनका सवाल ये है कि भाई व्हाट्सएप पे लिंक आते हैं, उस पर क्लिक करने से व्हाट्सएप हैक हो गया। लिंक कॉपी करके ब्राउज़र पे खोला तो क्या व्हाट्सएप हैक होगा? करके देखिएगा, हो जाए तो मुझे बता देगा। तो फिर हम जो है अगली दफ़ा ख्याल रखेंगे कि ब्राउज़र पे भी नहीं खोलेंगे। गारंटी नहीं हो सकता हो जाए, ठीक है। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, अपने पास आपके सिस्टम के अंदर भी आप एक और सिस्टम चला सकते हैं, वर्चुअल मशीन उसे कहते हैं। तो मेरी जो विंडोज़ है उसके अंदर मैं एक और सिस्टम चला सकता हूँ, विंडोज़ का या मैक का। उसके अंदर जब मैं चलाऊँगा वो वर्चुअल मशीन हैक हो जाए, कोई मसला नहीं है, तो मैं बंद कर दूँगा ना, फिर दोबारा खोलूँगा नहीं बनेगी। तो खैर वर्चुअल मशीन पे नहीं जाते, बस मैं आपको बता रहा हूँ लिंक खोलते हुए आपने बड़ा एहतियात रखना है। लिंक को कैसे वेरीफाई करें कि इसको खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए? खोल के क्लाइंट की तरफ से भी आ सकता है, ऐसा ही है। और एक दफ़ा सर जिया का भी फेसबुक हैक हो गया था इसी वजह से, तो उनको भी किसी ने लिंक भेजा होगा आर्टिकल। सर जिया को तो आर्टिकल बड़े पसंद है, हक से क्लिक किया गया फेसबुक।
तो खैर वो रिकवर हो जाता है, आपका जीमेल अकाउंट से रिकवर तो हो जाता है, लेकिन वो हैक होने के बाद दूसरे लोगों को लिंक भेज देता है ना, ये सबसे बड़ा मसला है, वो फ्री बन जाता है। तो खैर अब पता कैसे चले, उसका तरीका होता है कि आप वर्चुअल मशीन पे खोलें। मैं किस तरह से खोलूँगा, मेरे पास एक नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन होता क्या है कि वो आपके पास ब्राउज़र पे ही एक वर्चुअल मशीन चला देता है। बेसिकली मेरे कंप्यूटर में किसी और का कंप्यूटर चलता है, उसके अंदर मैं डाल के वैलिडेट कर सकता हूँ। मैं कैसे, अब इतनी लंबी करने से बचना है तो मैं कैसे करता हूँ, मैं लिंक को पढ़ता हूँ, पढ़ के भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये लिंक सही है या जो है इसमें कुछ गड़बड़ है। तो इससे भी पता कोई किस, जैसे लिंक के शुरू में YouTube लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ यार ये तो YouTube का ही लिंक होगा, ठीक है। और गूगल लिखा हुआ है तो गूगल का लिंक होगा। लेकिन वही चीज़ है कि भाई एहतियात करना ज़रूरी है। बिल्कुल रैंडम लिंक आ जाए, आप गौर कर रहे हो तो फिर आप यूज़र से पूछो किस चीज़ का लिंक है जिसने भेजा है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। तो बड़ा ख्याल रखना होता है भाई, हैकिंग बहुत आम है और बहुत लोगों के, बड़े बड़े लोगों के अकाउंट हैक हो जाता है। बड़े लोगों को ही करता है, जैसे हमने आप पे तो आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है। फायदा अकाउंट उस अकाउंट में ड्रीम व्यूअर उससे भी कर सकते हैं चेक। हर का अकाउंट हैक हो सकता है, हैक हो सकता है, वैसा अकाउंट पैड है जेमिनी में ड्रीम व्यूअर तो वर्चुअल मशीन चलाने के लिए यूज़ होता है मेरे ख्याल से, नहीं वो उनका हो सकता है, मुझे याद नहीं है। ड्रीम व्यूअर हो सकता है, दो नाम आ रहे हैं मेरे दिमाग में, एडिटर। किसी कंपनी का मैनेजर। अच्छा, ड्रीम व्यूअर जो है वो VS कोड की तरह एक आईडी है। अब उसमें अगर मैं कोड लिखूंगा तो वो तो मैं VS कोड पे भी लिख सकता हूँ, हैकिंग का कोड। तो खैर हैकिंग नहीं सीख रहे, हैकिंग से बचना सीखना है, ठीक है। और आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको किसी ने आके बोला हो यार तुम आईडी को ना फेसबुक हैक कर दो इसका, सर मैंने करके भी आपने किया हुआ हैक? कैसे किया? सर एक सेम फेसबुक का लॉगिन पेज बनाया, हाँ, उसको ये कनेक्ट कर भी- दिया CMS से। ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है हैकिंग का। इन्होंने क्या किया, फेसबुक जैसा अपना प्लेटफॉर्म बना लिया, मतलब UI में, जिसमें पूरा फेसबुक नहीं बनाया, सिर्फ लॉगिन पेज बना दिया। यूज़र आया, यूज़र ने ईमेल पासवर्ड डाला, सबमिट किया, वो ईमेल पासवर्ड किसके पास आया? उनके पास आया। ये अभी रिसेंटली मिज़ान बैंक के साथ हुआ था। मिज़ान बैंक की एप्लीकेशन का किसी ने क्लोन बनाया और उसका जो URL है मिज़ान का है, मेरे ख्याल से mizanbank.com ऐसा कुछ है। उसका मिज़ान की स्पेलिंग में कुछ 1-2 कैरेक्टर का जो फर्क था, लेकिन सेम वेबसाइट खुलती थी और वो गूगल पे ऊपर भी आ रही थी। कोई मिज़ान सर्च कर रहा था ना, ऊपर आ रही थी वेबसाइट। तभी आप कभी भी मिज़ान बैंक की वेबसाइट खोलो ना, सबसे पहले एक पॉपअप आता है कि भाई ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा कोई और वेबसाइट ना यूज़ कर। तो लोगों ने वहाँ पे जाके खुशी से ईमेल पासवर्ड डाला, अकाउंट गया। नेशनल बैंक के साथ भी हुआ है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हो 3 सकता दिन है बंद रहा है वो। अच्छा कि भाई आपने ये भी देखना है जो आप वेबसाइट खोल रहे हैं उसकी जैसी वही वेबसाइट हो, उसका डोमेन अच्छी तरह से पढ़ लें। एक करेक्टर भी गलत हुआ ना तो समझ जाए भाई ये फेक वेबसाइट है। google.com ने क्या किया हुआ है, उसके आसपास जितने भी डोमेन है वो सारे खरीदे हुए। आप गूगल की स्पेलिंग में कुछ गलती करके दिखें, मिलता जुलता कुछ लिख दे, तब भी गूगल ही खुलेगा। उन्होंने आसपास वाले सारे डोमेन ले लिए। तो आप, हर कोई तो नहीं कर सकता ऐसा। तो आप लोगों ने भाई ये ख्याल रखना है कि अकाउंट गया तो फिर आप कुछ बता बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। क्या पूछे, ये पूछे ठीक है, किसी और का कोई सवाल? परफ्यूम। अब उसने क्यों बनाया, कि सीधी सी बात है, जैसे कि ऐसा जो है ना ऑर्डर वाईफाई जो होता है उसको यूज़ करने से मना क्यों किया जाता है? पता नहीं, करिए, मेरा मैं तो यूज़ कर लेता हूँ। अभी ऑनलाइन भी कैसे नहीं, मुझे नहीं आइडिया वेबसाइट में क्या उसमें क्या सिक्योरिटी होती है, मुझे आइडिया नहीं वाईफाई में। वाईफाई से कैसे हैकिंग होती है? ऑर्डर हाँ जी, दोबारा बताएं। नहीं आएंगे ना, इनकॉग्निटो टैब जो होते हैं, हाँ, पैसा लगा सेम विंडो यूज़ करता है, अलग सेम विंडो यूज़ करता है ना। कभी
इनकॉग्निटो आपने देखा होगा, इनकॉग्निटो आपके ब्राउज़र में एक मोड होता है, उसको भी समझता है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल? हमें ये चीज़ समझनी है अभी भी कि वो रिस्ट बैंड कहाँ स्टोर हो रहा है, तो वो वहाँ पे इनकॉग्निटो वाला भी आ जाएगा सिनेरियो। जी बहन का है तो बहन क्यों नहीं पूछ रही? वो रैन का सवाल है। अच्छा अच्छा जी। बेनिफिट होता है ऐसे लोग कमा रहे सही। ये चीज़, ये टेक्निक मेरे को समझ में आ गई। वैसे तो वेबसाइट हर कोई बना उससे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? बिना आगे वेबसाइट जाएगी हाँ, वो तो आप नहीं करना होगा। अब ऐसे पता थोड़ी चलेगा सेम टू सेम वेबसाइट है। बस डोमेन बताता हूँ। वेबसाइट बनाना और डोमेन परचेस करना, बस वेबसाइट तो उतना बनाना ना काफ़ी ना। देखिए पब्लिक वाईफाई जब हैक होता है ना तो कुछ भी नहीं हैक होता, आपका वाईफाई का जो राउटर होता है ना वो हैक हो जाता है। आपकी डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन राउटर के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है और जा रहा है ना वो सब एक्सेस कर सकता है, जो भी नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा फ्लो हो रहा है। जैसे आपने फेसबुक मिज़ान की ऐप के अंदर जाके साइन इन किया, अपना ईमेल पासवर्ड डाला वहाँ पे, तो वो जो जब डेटा फ्लो होगा ना तो वो डेटा उस हैकर के पास जाएगा। सो दैट इज़ वाई जब हम इंक्रिप्शन करते हैं तो हम उस चीज़ से बच जाते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं इन सब चीज़ों को इंक्रिप्टेड रखना है। हाँ, नुकसान उस बंदे का हो सकता है जो कि उस नेटवर्क के ऊपर बैठा हो और अपना कोई ऐसा डेटा जो है किसी को मैसेज के अंदर भेज दे, व्हाट्सएप कर रहा है अपने दोस्त को कि अपना ईमेल पासवर्ड बता दिया, और अगर व्हाट्सएप का डेटा प्रॉपरली इंक्रिप्टेड नहीं हुआ तो फिर उसके पास वो आपका ईमेल पासवर्ड चला जाएगा। सर व्हाट्सएप चैट्स तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं अब। व्हाट्सएप होती हैं, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो कि प्रॉपरली इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा आपको, तो फिर वहाँ पर आपके लिए इशू हो सकता है सिक्योरिटी वाइज। सर जो घर पे वाईफाई या राउटर लगी हुई होते हैं उनमें तो हमारा एक पर्सनल पासवर्ड होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी पता चलता है कि हमारा पासवर्ड जो है या वाईफाई 10 से 15 मोबाइल में भी यूज़ हो रहा है, वो कैसे होता है? पासवर्ड वो किसी न किसी ने दिया होगा उनको, विदाउट पासवर्ड तो कोई कनेक्ट नहीं कर सकता। सर वो तो जब चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आपके तो इसमें वाईफाई में 10 से 12 लोग अच्छा, ऐसा एक तो ये होता है जैसे सरफराज ने बताया, एक को दिया वो दूसरे को बताया कि इस तरह से पहनता है। आपका पासवर्ड इस तरह से लीक होता है, जो आपके वाईफाई का पासवर्ड है तो किस तरह से हैक हो सकता है? सिंपल सा तरीका है कि एक सॉफ्टवेयर में आपने डाला, उसमें मोस्ट कॉमन पासवर्ड जो है वो लगे हुए। एक तरीका ये है, हैकर्स को और तरीके भी पता होंगे, मैं हैकर नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरीका ये है कि भाई आपके वाईफाई पे मोस्ट कॉमन पासवर्ड जो है वो लगा के देखे उसने, जो वाईफाई के मोस्ट कॉमन पासवर्ड हो सकते हैं वो लगा के देगा। अगर कनेक्ट हो गया तो आपका वाईफाई का पासवर्ड उसे मिल ये जाएगा। तो नेबर भी कर लेते हैं। चेंज कर दें पासवर्ड, फिर भी कर लेते हैं। अच्छा पासवर्ड रखें, स्ट्रॉन्ग। सर वो नेट वाले करके जाते हैं ना, वो तो फिर पीछे तो हमारा पासवर्ड नहीं, आप लोग चेंज कर सकते हो, उनका प्लेटफॉर्म होता है, उससे आप लोग चेंज कर सकते हो। उनसे पूछे ना वाईफाई वाले से, पूछा तो होता है सर, लेकिन कुछ कहना है आपने? मैं इंक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए ये होता है ब्रूट फोर्स अटैक। किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे ना तो आपका फेसबुक हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, जिसके जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ हो रही होती है कि आपका ईमेल पासवर्ड वो जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? एक मिसाल है, आपने अपने ईमेल पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है वो कंटेन करता है 6 डिजिट्स। वो 6 डिजिट से रिलेटेड जितने भी पासवर्ड कॉम्बिनेशन होते हैं ना, आपने अलजेब्रा में सेट्स पढ़े होंगे मैथमेटिक्स के अंदर, उसके अंदर क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं आप उसके बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करते हैं। सो इसके अंदर भी बेस्ट पॉसिबल पासवर्ड जनरेट किए जाते हैं जितने भी डिजिट्स हों। तो अगर आपको इस चीज़ से सेव रहना है कि कोई आपका पासवर्ड गैस ना कर सके, सो मिनिमम टू मिनिमम वो एक नंबर है, कोई 16 तक का एक नंबर है, जहाँ पे अगर आपके पासवर्ड में 16 कैरेक्टर्स हैं या मोर देन 8 कैरेक्टर्स हैं तो बहुत मुश्किल होता है आपके पासवर्ड को क्या नाम है गैस करना। और अगर कोई जनरेट भी कर रहा है ना पासवर्ड किसी एल्गोरिथम के थ्रू, तो उसको जो है ना मोर देन कोई ईयर्स लग जाएंगे इस पासवर्ड को क्रैक करने में। जो भी 8 डिजिट से ऊपर के पासवर्ड होते हैं, उससे नीचे के जो होते हैं वो 6 डिजिट आई थिंक 1 महीने के अंदर हो जाता है, इस तरीके से क्रैक हो जाता है। और उससे कम है तो वो और जल्दी क्रैक हो जाते हैं, वो जनरेट करके और उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो पासवर्ड के लिए इसलिए कहते हैं कि मोर देन 8 कैरेक्टर्स हो। हर प्लेटफॉर्म कहता है कि इसके अंदर आप सिंबल्स भी ऐड करें, इसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड करें, तो उससे ये होता है कि आपके पासवर्ड के जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की जो तादाद है ना वो बढ़ती जाती है जब आप उसके अंदर चीज़ें ऐड करते रहते हैं। सही है।
तो हमने ये सिक्योरिटी के हवाले से पढ़ा, हमने ऑथेंटिकेशन के हवाले से पढ़ा, ऑथराइजेशन प्रैक्टिकल मैं नहीं करा सकता क्योंकि ये स्क्रीन का मसला है, लेकिन जो है मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं आप लोगों को सेंड करने के लिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, ये जो JWT टोकन है वो स्टोर कहाँ पे होता है? मैं आया भाई GIIC की वेबसाइट पे, मैंने अपना ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, मेरी रिक्वेस्ट गई कहाँ पे? सर्वर पे। किसके थ्रू गई? API के थ्रू गई। सर्वर पे जाने के बाद सर्वर ने चेक किया कि भाई ये ईमेल पासवर्ड सही है, अगर सही है तो सर्वर एक रिस्टबैंड बनाएगा या JWT टोकन बनाएगा, ये सर्वर पे बनेगा। सर्वर ने वो टोकन किसको वापस दिया? यूजर को वापस किया। यूजर के पास क्या शो हो रहा है? एक वेबसाइट शो हो रही है। अब मेरा सवाल ये है कि वो जो टोकन आया है वापस, वो आपकी वेबसाइट में कहाँ पे स्टोर हुआ होगा? तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि आपके ब्राउज़र में बहुत सारे स्टोरेज होते हैं। कभी राइट क्लिक करके एप्लीकेशन का एक टैब होता है, उस पर जाएं तो बहुत सारे आपको स्टोरेज मिलेंगे। मोस्ट कॉमन आपने सुना होगा लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में आपका कुछ डेटा स्टोर हो रहा होता है, तो कुछ लोग कह सकते हैं, जैसे यहाँ से एक आवाज़ भी आई थी, जो टोकन आ रहा है ना उसको आप अपनी वेबसाइट के लोकल स्टोरेज में रख दो। स्टोरेज में रखना क्यों ज़रूरी है? किसी वेरिएबल में क्यों नहीं रखा मैंने? मैं चाहता वो जो टोकन आ रहा है मैं वेरिएबल में रख दिया, वो वेरिएबल में रखा हुआ है। क्या होगा वेरिएबल में रखने से? मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, टोकन गया। वेरिएबल तो मेमोरी है ना, मेमोरी से तो चीज़ चली जाती है जब आप रिफ्रेश करते हैं, तो मुझे वो टोकन कहीं रखना होगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज सबसे आसान लगता है उन्हें, लोकल स्टोरेज में सेव कर देते हैं। अच्छा, वो सेव हो जाएगा परमानेंटली, आप पूरी वेबसाइट यूज़ करेंगे मज़े से, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक सिक्योरिटी का मसला आएगा। क्या मसला आएगा? अच्छा, जो टोकन है ना वो आपके पास फॉर एग्जांपल लोकल स्टोरेज में आपने स्टोर कर लिया, वो आपके पास ब्राउज़र पे ही रखा हुआ है। क्या मेरा जो टोकन मैंने लोकल स्टोरेज में ऐड किया हुआ है GIIC वाला, अगर मैं दूसरी वेबसाइट खोलूँ google.com तो उसके लोकल स्टोरेज में भी मेरा टोकन आ रहा होगा? नहीं। आपका जो ब्राउज़र है वो क्या करता है, हर वेबसाइट का स्टोरेज अलग रखता है। स्टोरेज का मतलब ये नहीं पूरा डेटाबेस बना दिया उसे, उसमें आप छोटा मोटा डेटा स्टोर कर सकते हैं, 2 MB तक 4 MB तक का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। हर वेबसाइट का आपका ब्राउज़र क्या करता है, हर वेबसाइट का स्टोरेज अलग रखता है। तो GIIC की वेबसाइट है, उसका लोकल स्टोरेज अलग है, उसमें जो टोकन स्टोर हुआ है वो सिर्फ GIIC की वेबसाइट पे ही शो होगा, दूसरी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे वहाँ नहीं वो शो होगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ये तो अच्छी बात हो गई ना कि अच्छा है दूसरी वेबसाइट्स पे नहीं हो रहा, लेकिन जो भी चीज़ लोकल स्टोरेज में स्टोर होती है वो आपके ब्राउज़र की एक्सटेंशंस पढ़ सकती हैं। आपके ब्राउज़र में एक्सटेंशंस होती है ना, ऊपर आप लोग इंस्टॉल करते हैं, तो वो एक्सटेंशंस आपके लोकल स्टोरेज में जो भी चीज़ें रखी हैं उसे पढ़ सकती हैं। अगर उन्होंने पढ़ लिया तो इसका मतलब वो आपका टोकन चुरा सकती हैं। तो इसलिए लोकल स्टोरेज, और भी तरीके हैं लोकल स्टोरेज से जो है आपका टोकन निकालने के, बहुत तरीके निकल सकता है। तो लोकल स्टोरेज सिक्योर नहीं है। लोकल स्टोरेज हमने टोकन जो है अपना वहाँ नहीं रखना, रख देंगे तो चल जाएगा लेकिन सिक्योर नहीं है। तो टोकन हम जो है वहाँ नहीं रखेंगे, तो कहाँ रखें? सीक्रेट पे। सीक्रेट ब्राउज़र के अंदर तो कोई सीक्रेट नहीं है। कुकीज़ में आपने देखा होगा कि भाई वेबसाइट पे आप जाते हैं लिखा होता है एक्सेप्ट कुकीज़, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो जो कुकीज़ है वो भी आपके पास एक स्टोरेज है, वो भी आपके पास स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। जो आपका टोकन है वो कहाँ पे स्टोर करेंगे आप? कुकीज़ में स्टोर करेंगे। तो कुछ नहीं, आपका जो टोकन है वो आपका, आप समझ लें आपके ब्राउज़र के स्टोरेज में ही स्टोर हो रहा है। लेकिन वही चीज़ है ना, क्या कुकीज़ मेरी एक्सटेंशन नहीं पढ़ सकेंगी? वही बात हो गई लोकल स्टोरेज वाली। कुकीज़ ऐसा क्या स्पेशल कर रहा है? वो भी स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज, कुकीज़ भी स्टोरेज है। तो कुकीज़ ऐसा क्या स्पेशल कर रहा है?
एक कुकीज़ आपका एक्सपायर हो जाता है, वो तो लोकल स्टोरेज के आइटम भी आप करा देंगे, लेकिन कुकीज़ आपके पास जो है एक्सपायर हो जाता है चले। और कुकीज़ के अंदर आप ये सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि कुकीज़ सिर्फ उस वेबसाइट का सर्वर एक्सेस कर सके और कोई ना कर सके। कुकीज़ में आप ये सिक्योरिटी लगा सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं अपनी कुकी को, आप राइट क्लिक करेंगे आपको अपना कुकी नज़र आ रहा होगा। आप अपना टोकन भी देख सकते हैं, वो लंबा सा एक इनक्रिप्टेड टोकन होगा, अभी यहाँ शो नहीं होगा, लेकिन जो है आपके पास एक लंबा सा टोकन होगा रैंडम कैरेक्टर्स का, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन कुकीज़ में जो स्टोर हो रहा है वो कोई और नहीं देख सकता, एक्सटेंशन भी नहीं देख सकते। एक आप देख सकते हैं और एक, हाँ ये हो सकता है आप कॉपी करके किसी और को भेज दें तो वो भी देख सकता है। फिर और कौन देख सकता है? सर्वर देख सकता है, GIAIC का जो सर्वर है वो देख सकता है। तो ये दो लोग देख सकते हैं और इन दो लोगों को ही जानने की ज़रूरत है, वो किसी को नहीं जानना। तभी आपने नोट किया होगा कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं उसमें लॉगिन करते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, अगले दिन फिर आके खोलते हैं तो वो वेबसाइट पहले से लॉगिन हुई भी होती है। क्यों? वो जो आपका टोकन है वो कहाँ पे स्टोर हुआ हुआ होता है? आपके कुकीज़ में सेव हुआ हुआ होता है। अब यही चीज़ इनकॉग्निटो मोड कितने लोगों को पता है? हाँ, खुद ही सेव हो जाता है। इनकॉग्निटो मोड के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो है कुकीज़ सेव नहीं होते। मतलब इसका ये है कि अगर आप इनकॉग्निटो मोड में किसी वेबसाइट पे लॉगिन करें और उसको फिर बंद कर दें, दोबारा खोलें तो फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि सेव नहीं होते। इनकॉग्निटो मोड तब आप यूज़ करते हैं जब आप चाहते हैं कि मेरा डेटा जो है, फॉर एग्जांपल मैं किसी और के कंप्यूटर में अपना काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जो भी काम करूँ ब्राउज़र का वो उसके कंप्यूटर में सेव ना रहे, तो मैं इनकॉग्निटो मोड में काम करूँगा ताकि जो है वो मैं यूज़ करूँ। जब मैं इनकॉग्निटो मोड बंद करूँगा तो जितना भी मैंने काम किया वो सारा ख़त्म हो जाएगा उसके कंप्यूटर से। तो ब्राउज़र के अंदर मैंने देखा बहुत सारे लोगों को नहीं पता इनकॉग्निटो मोड के बारे में, तो जिनको नहीं पता अच्छी बात है, उनको और कम अब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास जो है इनकॉग्निटो मोड हो गया। सिक्योरिटी हमने देख ली। JWT टोकन कहाँ स्टोर होता है? कुकीज़ में। कुकीज़ क्या है? आपके ब्राउज़र का स्टोरेज। तो ये आपके पास कुकीज़ हो गया। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, क्विज ले लेते हैं आप लोगों का। अभी किसी का कोई सवाल है? हाँ, एक सवाल आया, किसी ने इससे पहले बोला था कुकी एक्सपायर हो जाता है, अभी किसी ने सवाल पूछा कितना टाइम बाद एक्सपायर होता है। अच्छा, एक और सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई होती है। अगर मैं आपको एक ही रिस्टबैंड दे दूँ ना हर क्लास के लिए, तो मसला क्या होगा, कभी ना कभी आपसे वो रिस्टबैंड गुम हो जाएगा या किसी के हाथ लग जाएगा। क्या हो कि मैं हर 30 मिनट बाद आपका रिस्टबैंड चेंज करूँ, तो ये ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी ना। हर 30 मिनट बाद मैं आपका आके रिस्टबैंड चेंज करूं, ताकि अगर इन केस पुराना वाला लीक भी हो जाए तो किसी काम का नहीं। जो पुराना हुआ वो एक्सपायर हो जाएगा, जो नया वाला होगा वो वैलिड होगा। तो ये ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, तो ये भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। होता कुछ नहीं है इसके अंदर। आप जब प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली वो टोकन जो है कुछ टाइम बाद उसको एक्सपायर कर देता है और नया टोकन उसकी जगह पे जनरेट कर देता है, आपको पता भी नहीं लगता। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल फेसबुक खोला, ऐसा हुआ होगा शायद आप लोगों के साथ। फेसबुक आप लोगों ने लॉगिन किया, फेसबुक खुला हुआ है आपके पास, आप ऐसे ही दूसरे टैब ढूंढने गए, थोड़ी देर बाद आप फेसबुक पे वापस आए, फेसबुक लॉग आउट हुआ हुआ है। फेसबुक खुद ही लॉग आउट हो गया। कैसे लॉग आउट हो गया? उसका टोकन जो है वो एक्सपायर हो चुका था। तो फेसबुक ने क्या किया, आपसे कहा दोबारा लॉगिन करें, आपको दोबारा टोकन मिल जाएगा। तो ये सिक्योरिटीज़ लगी हुई होती हैं ताकि आपका जो है
टोकन लीक भी हो जाए तो वो एक्सपायर हो जाए 30 मिनट बाद। तो हैकर को क्या करना पड़ेगा, हर 30 मिनट बाद, कि जितना फ्रीक्वेंट रखेंगे, कुछ 5 मिनट भी रखते हैं, 15 मिनट भी रखते हैं, 1 मिनट भी रखते हैं, हर 1 मिनट बाद एक्सपायर हो रहा है। अरे भाई मुबारक हो। तो हर 1 मिनट बाद आपकी मर्जी है, आप जितने टाइम बाद एक्सपायर कराना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो एक्सपायर ना भी हो तो वो नहीं होगा जी। उसमें कुकी नहीं होती, कुकी सिर्फ ब्राउज़र में होती है, ठीक है। उसमें आपके पास जो टोकन है वो, अच्छा वो आप कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हाँ वो भी यही सीन है, वो भी JWT टोकन ही होता है। चलिए चल गया तो मैं अपना कनेक्ट करता हूँ और जल्दी से मैं आपको यहाँ पे चीज़ें दिखाता हूँ जो मैं आप लोगों के लिए बना के लाया था। और सारा कोड मेरे पास लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन है ना, इसके अंदर बस कॉन्सेप्ट समझना आने चाहिए। इम्प्लीमेंट तो आप लोगों ने बगैर कॉन्सेप्ट समझे भी कर ही लिया होगा AI से। अच्छा जी, तो मैंने जो आप लोगों के लिए बनाया था वो मैंने ये जुबैर भाई ये फुल स्क्रीन कर देगा वहाँ से। तो ये जो मैंने पूरा ट्यूटोरियल, इसमें 6 मॉड्यूल्स हैं जो मैंने टेस्ट नहीं करे, मैंने 5 तक देखा था इसे। तो है क्या, एक सिंपल सी एक फास्ट API ही यूज़ होगी, उसके अंदर हमने ऑथेंटिकेशन सीखनी थी। तो उसके अंदर पहला टॉपिक था UV की इंस्टॉलेशन, UV का प्रोजेक्ट वगैरह बनाना और इसकी इंस्टॉलेशन। दूसरा टॉपिक था हैशिंग को समझना कि हैशिंग कैसे होती है। अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ हैश हुआ मिले तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा यहाँ पे वो ये सारे फायदे लिखे हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये क्या यूज़र क्या करता है, पासवर्ड देता है, आपका बैकएंड जो है उसके अंदर एक कुछ ना कोई आप जो है फंक्शन लिखते हैं, कुछ ना कुछ आपका पाइथन का कोड होगा, वो क्या करेगा, उस पासवर्ड को लेगा, इनक्रिप्ट करेगा और पासवर्ड फिर इस तरह का हो जाएगा, हैश टू वाला। इनक्रिप्ट मैं वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं हैश वर्ड यूज़ करूँगा, तो हैश वो कर देगा, ठीक है। तो अब ये पासवर्ड जो है आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप ये जो इनक्रिप्ट, ये जो हैश हुआ आउटपुट है, इसको वापस रिवर्स करके पासवर्ड नहीं निकाल सकते इसमें से। अगर निकालने जाए तो उसके लिए आपको भाई सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होंगे, जो कि अभी है नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये आप रिवर्स नहीं कर सकते मेकिंग। तो अगेन हैश को जो डिक्रिप्ट करना है वो बहुत मुश्किल है इनके एल्गोरिथम्स की वजह से, तो बहुत मुश्किल है। और इन केस मतलब एक तो आपने पासवर्ड मुश्किल रखा हुआ है, ऊपर से अगर कोई कोशिश करता है तो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा एल्गोरिथम रखा हुआ है, वो हैक नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल आप समझ लें। तो भाई हर पासवर्ड का नया हैश होता है। अगर मैंने पासवर्ड रखा है हमजा 123 और किसी और ने भी सेम पासवर्ड रखा है हमजा 123, तो हम दोनों का जो हैश बनेगा डेटाबेस के अंदर वो सेम बनेगा, सेम हैश होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और ये हमारा हैश स्टोर होता है हैशिंग के लिए आपके पास। अच्छा, मैंने जो ये जो ट्यूटोरियल बनाया है वो दोनों तरीक़ों से बनाया है कि भाई आप AI असिस्टेड वे में भी कर लें, मतलब AI से बोले काम कर लो तो AI भी कर लेगा। अगर आपने मैनुअली करना है तो मैनुअली भी यहाँ नीचे कोड लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो लाइब्रेरी है, जो हैशिंग के लिए लाइब्रेरी है, वो आप यूज़ करेंगे पासलिब का, ये डिक्रिप्ट करके लाइब्रेरी है, ये आप जो है यूज़ करेंगे। इससे आपका जो हैशिंग का काम है ये आपके लिए कर लेगा। तो जो एल्गोरिथम है वो आपने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस लाइब्रेरी में बने बनाए हैं, हम उनको यूज़ कर लेंगे। सर आपने कहा कि अगर कोई हमजा आप रखते हैं और दूसरा रखते हैं, दोनों का हैश एक ही होगा, दोनों का मतलब हैश ये लाजमी बात ठहरी कि H के लिए एक अलग हैश है, A के लिए अलग हैश है, M के लिए अलग हैश है, तो इस तरह से तो इसे डिक्रिप्ट करना कोई मुश्किल नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता, मैंने बताया ना। अच्छा, इनका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग के दिमाग में भी हो सकता है आया हो कि मैंने रखा हमजा 123 पासवर्ड,
फाद भाई ने रखा हमजा 1234 पासवर्ड। तो आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि भाई इसका जो हैश, मेरा जो हैश जनरेट होगा और फाद भाई का जो हैश जनरेट होगा उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, क्योंकि इन्होंने 4 लगा दिया ना आखिर में, तो आखिरी के कैरेक्टर्स मैं हटा दूंगा जो रैंडम है, बाकी पासवर्ड सेम हो गया। हैशिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मेरे पासवर्ड में और किसी और के पासवर्ड में डॉट का भी फर्क है ना, तो पूरा हैश डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि ए के लिए पीछे जो है वो फॉर एग्जांपल डॉलर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता, फिक्स नहीं होता, वो पूरा वर्ड को हैश करता है। ठीक है, पासवर्ड को अगर फॉरगेट करें तो हैश चेंज कर सकते हैं। मतलब होता क्या है, फॉरगेट पासवर्ड में कुछ नहीं होता। फॉरगेट पासवर्ड में आपने क्लिक किया, आपको एक ईमेल आएगी, ईमेल पे एक लिंक आता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड का पेज खुल जाता है। ऐसा ही होता है। रीसेट पासवर्ड में आप नया पासवर्ड डालते हैं, रीसेट करते हैं तो आपका नया पासवर्ड जो है वो पुराना जो पासवर्ड है वो नए पासवर्ड से रिप्लेस हो जाता है। ये काम होता है। ठीक है, इसमें भी कुछ लोग सिक्योरिटी लगाते हैं और कुछ लोग नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल वो जो आपके पास जीमेल पे लिंक आया है, वो अगर मैं किसी और को दे दूं लिंक तो वो मेरा पासवर्ड रीसेट कर लेगा। तो कुछ प्लेटफॉर्म में कर लेगा, कुछ प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाते वो नहीं कर पाता। तो खैर वो अलग चीज़ है। फ़िलहाल हमने जो है सिंपल हैशिंग पढ़ी। हैशिंग के अंदर ये पूरा ट्यूटोरियल है जो कि टाइम कम है तो मैं नहीं करा सकता, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया। कोड भी सिंपल सा है, बना बनाया हैश का फंक्शन है। आपने इसके अंदर सिंपल पासवर्ड आपका जो भी होगा यूज़र का पासवर्ड वो डालना है, या आपके पासवर्ड को हैश कर देगा। ये ठीक है। ये दूसरा वाला फंक्शन है वेरीफाई पासवर्ड का। ये चेक करता है कि भाई हैश हुआ हुआ पासवर्ड जो है वो वही वाली चीज़ है। जब यूज़र आएगा वो तो प्लेन पासवर्ड देगा ना, तो प्लेन पासवर्ड को वेरीफाई करना है मुझे हैश हुए हुए पासवर्ड से, तो उसका भी इन्होंने बना बनाया फंक्शन दिया हुआ वेरीफाई का। फिर वेरीफाई का फंक्शन क्या करेगा, यूज़र का प्लेन पासवर्ड लेगा, बैकग्राउंड में उसको भी हैश करेगा, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ये फंक्शन खुद ही कर लेगा। तो इसको हमने दोनों पासवर्ड दिए, ये आपको बता देगा कि भाई सही पासवर्ड यूज़र ने दिया है या नहीं दिया। तो ये भाई हैशिंग का हो गया। JWT टोकन का हमने डिस्कस किया। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा था JWT टोकन, वही रिस्ट बैंड से आप लोग याद रखना कि यूनिक होता है। दिखता किस तरह से वो भी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये रहा। तो ये इस तरह से पूरा इनक्रिप्टेड आपके पास क्या होता है, JWT टोकन होता है। ये टोकन अगर किसी और के पास चला गया तो वो आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है, लेकिन सिक्योरिटी ये लगी हुई है हर 30 मिनट बाद ये एक्सपायर हो जाता है, हर 5 मिनट बाद एक्सपायर हो जाता है, तो 30 मिनट तक ही फ़ायदा उठा पाएगा। इस जो JWT टोकन है इसके अंदर अगर आप देखें, ये पहला पार्ट है इस टोकन का जो मैंने हाईलाइट किया हुआ। ये डॉट के बाद दूसरा पार्ट है, ये पूरा आगे तक जा रहा है। फिर एक और डॉट आ गया, इस तीसरे डॉट के बाद एक और पार्ट है। तो JWT जो टोकन है वो 3 चीज़ों से मिलकर। अच्छा, ये बना कैसे, नहीं बना किस चीज़ से, क्या मैंने रैंडमली ऐसे ही बना दिया? ये रिस्ट बैंड जो मैंने बनाया है आप लोगों का, ये क्या मैंने ऐसी रैंडमली बना लिया जैसे रैंडम पासवर्ड जनरेट होता है ऐसे बनाए, या इसके पीछे मैंने कुछ डेटा यूज़ किया आप लोगों का फिर उसको इनक्रिप्ट करके बनाया? सर ईमेल पासवर्ड भी आपने डेटा, ये जो आपका JWT टोकन बना है ये ऐसी रैंडमली नहीं बनता, ये आपका डेटा ही होता है जो JWT टोकन बनाता है। तो डेटा के अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है हेडर, हेडर के अंदर क्या चीज़ होती है वो अभी आप दिखाएंगे। पेलोड मेन चीज़ है, पेलोड के अंदर आपका डेटा होता है, नाम हो गया, ईमेल हो गई,
रोल हो गया, रोल ये होगा एडमिन है या स्टूडेंट है या टीचर है, ये रोल हो गया। एक्सपायर कब होना है उसकी डेट हो गई। तो ये पेलोड के अंदर सारा डेटा पेलोड वाले पार्ट में होगा। आप देख रहे हैं, मैंने कहा था ना आपका जो टोकन है उसके 3 पार्ट होता है, हेडर, डॉट आता है फिर बीच में, फिर पेलोड, ये सब इनक्रिप्टेड होता है। अभी मैंने दिखाया भी, ये सब ऐसा होता है इनक्रिप्टेड। लेकिन अगर मैं बताऊं तो इन तीनों पार्ट जो इनक्रिप्ट हुए हैं इसमें तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं। हेडर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये आ गया एल्गोरिथम HS256, टाइप क्या है JWT। तो ये आपके पास फिक्स ही रहेगा आप लोगों के केस में भी कि ज़्यादातर हमारे पास यही एल्गोरिथम यूज़ हो रहा होता है। और भी डिफरेंट एल्गोरिथम है, हमें उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिए ये चीज़ सेम रहेगी, जो टोकन जनरेट हुआ है वो किस एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट होना चाहिए वो हमने बताया था। अच्छा, पहला पार्ट ये हो गया था। दूसरा पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आप यूज़ करेंगे, पेलोड, ये आप लोग यूज़ करेंगे। पेलोड क्या है, पेलोड ये है आपके पास कि इसके अंदर आप डेटा वगैरह डालते हैं, कुछ भी डेटा हो सकता है, नाम हो गया, ईमेल होती है, नाम होता है, रोल होता है, उसके अलावा आईडी होती है यूज़र की, यूज़र आईडी जो डेटाबेस में, ये कॉमन चीज़ें होती हैं। तो ये आपके पास हो गया दूसरा पार्ट टोकन के अंदर। तो टोकन ऐसे ही हवा हवा में नहीं बनता रैंडमली, कि आप ही के डेटा को यूज़ करते हुए बनाया जाता है। तीसरी चीज़ जो आपके पास होती है ये होती है सिग्नेचर। सिग्नेचर 2-3 चीज़ों से मिलके बनता है, जिसमें से एक चीज़ जो आपके पास है वो है सीक्रेट की। जो टोकन बनाया, अगर मैं ऊपर की 2 चीज़ों से टोकन बनाने लग जाऊं तो ऐसा टोकन तो कोई और भी बना ले। तो मुझे ऐसा टोकन बनाना है कि अगर उस टोकन में कोई छेड़खानी करे तो वो टोकन चले ही ना। तो ऐसा टोकन बनाने के लिए हमारे पास टोकन का थर्ड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम एक चीज़ पास करते हैं, सीक्रेट की। ये सीक्रेट की सिर्फ मुझे पता होगी, किसी को नहीं पता होगी, और ये मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में रखूँगा। ये सीक्रेट की ही यूज़ होगी मेरे पूरे जो मेरा पूरा डेटा है उसको, और ये जो हेडर्स है इनको JWT टोकन बनाने में। तो ये सीक्रेट की यूनिक होगी हर प्लेटफॉर्म की। तो ये आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में आप ऐड करेंगे और बस इससे आपका टोकन बन जाएगा। सर ये तो भी और सर्वर ही जनरेट करेगा? सर्वर जनरेट नहीं करेगा, होगा। ये जो सीक्रेट की है ना, ये मैं एक दफ़ा अपनी जनरेट कराऊंगा। जैसे हम कहीं पे अकाउंट बनाते हैं तो हम अपना, जैसे वाईफाई की एग्जांपल है, वाईफाई में आप अपना पासवर्ड रखती हैं, वैसे ही मैंने अपने टोकन बनाने के लिए अपना एक पासवर्ड रख दिया कि भाई ये पासवर्ड होगा तो मेरे सिस्टम के टोकन बनेंगे। अगर ये पासवर्ड नहीं है तो कोई और ऐसा नहीं अपना टोकन बना ले मेरे सिस्टम के लिए। तो ये एक ऐसी चाबी है जो कि सर्वर इस चाबी को यूज़ करते हुए टोकन्स बनाएगा। ये टीम सिर्फ मुझे पता होगी, ठीक है सर जी। अभी आपने एक बात कही कि हम JWT टोकन हमारे जब हम कोई ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एक सेकंड पहले इनका सवाल ले लूँ जी। जब हम ऑथेंटिकेशन करते हैं ईमेल पासवर्ड के बाद तो फिर हमारा JWT टोकन हो जाता है जनरेट, ठीक है, बन जाता है, टोकन जनरेट हो जाता है। अभी आपने एक बात ये भी कही थी कि हम ऐसा कुछ करें कि अगर किसी का रिस्बैंड, आपने एग्जांपल दी कि किसी और के पास चला जाए तो फिर उसकी सिक्योरिटी तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो तो हम ऐसा जाएगी। कुछ करें कि हम हर 30 मिनट के बाद जो है ना उसका रिस्बैंड चेंज करते जाएं। तो अगर ऐसा हो तो फिर JWT टोकन भी चेंज होता रहेगा? JWT टोकन चेंज होता रहेगा एक्सपायरी डेट की वजह से। अगर मैं इस टोकन में कोई भी चेंजेस करूँगा तो मेरा टोकन भी चेंज होगा। तो जैसे ही एक्सपायर होगा तो एक्सपायर होने की ये डेट लिखी हुई है, मिली सेकेंड्स में लिखी हुई है। तो जैसे ही हमारा टोकन एक्सपायर होगा तो नया टोकन जो जनरेट होगा उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, अलग होगी। तो अब क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट अलग है तो टोकन भी नया बनेगा। तो सीक्रेट की तो वही रहेगी ना? हाँ, की सीक्रेट की सेम रहेगी हर केस में। सीक्रेट की मैं बनाऊंगा, ये सीक्रेट की सारे टोकन बनाने में हेल्प करेगी मेरी।
और ये जो सीक्रेट की है सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मेरा सिस्टम बना रहा है सीक्रेट की। तो ये भी ऐसा नहीं सीक्रेट की आपने किसी के साथ शेयर करनी है, ये आपने बड़ी छुपा के रखनी होती है। आपका पूरा लॉगिन सिस्टम जो है सीक्रेट की पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम ऐसे ही खुला नहीं छोड़ेंगे। सर ये भी कोई वेरिएबल टाइप की होगी? इन्वायरमेंट वेरिएबल में जैसे हमने डेटाबेस का पासवर्ड स्टोर किया था वैसे ही हम इसको भी स्टोर करेंगे, और ये रैंडम हम अपनी मर्जी से कुछ भी रख देंगे, लेकिन मुश्किल रखेंगे। जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा होगा, ये अपनी मर्जी से हम कुछ भी रख सकते हैं। नीचे शायद मेरे पास कोड में एग्जांपल हो तो मैं दिखा भी दूंगा। जी आप सवाल कर लें। जी लॉग आउट हो जाएंगे। अच्छा, इनका भी बड़ा अच्छा सवाल है कि JWT टोकन जब एक्सपायर होता है तो लॉग आउट हो जाना चाहिए, लेकिन फेसबुक पे आप देखते हैं आप एक एक दिन 2-2 दिन लॉग इन, उसमें क्या हो रहा है? फेसबुक ने क्या किया हुआ है उसमें कि एक और चीज़ लगाई हुई है जो क्या करती है, JWT टोकन को बैकग्राउंड में रिफ्रेश करती है, तो आपको नहीं पता चलता। वो हर 30 मिनट बाद आपके टोकन को रिफ्रेश करेगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो वो रिफ्रेश टोकन का एक कॉन्सेप्ट है, उससे क्या होता है आपका JWT टोकन रिफ्रेश होता रहता है हर 30 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद। जाहिर है एक टोकन एक्सपायर हो रहा है तो उसके लिए नया टोकन बनना भी तो चाहिए। तो बनने के 2 तरीके, एक बनने का तरीका ये है कि रिफ्रेश टोकन एक कॉन्सेप्ट है उससे करूं, या मैं दोबारा लॉगिन कर लूं तब भी टोकन बन जाएगा। जी दोबारा बोलें। बैंकिंग ऐप तो यूज़ करती हैं, मेरा तो लॉग आउट ही होता रहता है, मैं तंग आ गया हूँ लॉगिन में। अच्छा, इनका सवाल ये है कि अच्छा मैं समझा आप उल्टी बात कर रहे हैं। इनका सवाल ये है कि बैंकिंग ऐप में क्या होता है, आप जब भी खोलते हैं ना, यूज़ करते हैं और बंद कर देते हैं और दोबारा खोलते हैं तो वो हमेशा लॉग आउट हो जाता है। यस सर। क्यों? सिक्योरिटी, कि ऐसा ना हो आपके मोबाइल से कोई और खोल के बैठा हुआ है। तो उन्होंने सिक्योरिटी, उनका यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो प्रायोरिटी नहीं है, उनका प्रायोरिटी है सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उस केस में वो तो वही चीज़ें डिपेंड करता है कि अगर आपने सिक्योरिटी अच्छी रखनी है तो आप उसमें रिफ्रेश टोकन, बैंक की ऐप में तो ये भी होता है थोड़ी देर आप ऐसे बैठो 2 मिनट वो लॉग आउट हो जाता है। जब नेट बंद करके ऑन करो तो भी नहीं, हाँ नेट बंद करके ऑन करो वो लॉग आउट हो जाता है। तो वो फ़ौरन करते हैं, तंग कर देते हैं। मोबाइल पे तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि भाई कुछ चीज़ देखनी है, कितना बैलेंस सेंड करना है, आपने दूसरी ऐप खोली वापस आए वो लॉग आउट हो जाए, फिर लॉग इन करो, OTP लगाओ। तो ये है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का उन्होंने ख्याल रखा है। यूज़र एक्सपीरियंस बेशक चलेगा, यूज़र एक्सपीरियंस के लिए फिर नया पेज ऐसी ऐप्स हैं। तो ये टोकन हो गया। एक्सपायरी डेट मैंने बता दी, तो इसमें आप सेट कर सकते हो कितनी देर बाद टोकन एक्सपायर होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये इस चीज़ को करवाने के लिए भी मैंने यहाँ पे AI प्रॉम्प्ट भी लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, और जो है नीचे कोड भी लिखा है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। मैं आता हूँ साइन अप लॉगिन। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने फंक्शंस लगाने होंगे, JWT टोकन जनरेट करने के लिए कोड लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा शायद, यहाँ नीचे लिखा है। तो ये सारा कोड और सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने दिए हुए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये हम प्रैक्टिकल करते हैं लेकिन टाइम कम है, तो ये मैं शेयर कर दूँ। क्या चीज़ कराऊंगा, दोबारा बोले। कुकीज़ वगैरह, हम खुद बनाएंगे। कुकीज़ हम खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अच्छा, कुकीज़ का मैं बता रहा था आप लोगों को। कुकीज़ जो है आपके ब्राउज़र से आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं अभी करंटली एक वेबसाइट है नोशन, यहाँ भी मैं लॉगिन हुआ हूँ। लॉग आउट करने के 2 तरीके, एक लॉग आउट का बटन दबाओ, लॉग आउट हो जाएगा, ये यहाँ पर होगा लॉग आउट, ये रहा लॉग आउट ऑल अकाउंट्स। इस पर क्लिक करूँगा मैं लॉग आउट हो जाऊँगा।
ये इसमें मैं क्लिक करूंगा, लॉग आउट हो जाऊंगा। दूसरा तरीका ये होता है कि वैसे तो ये तरीका कोई यूज़ नहीं करता, आप जाएं इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आता है कंसोल। कंसोल तो आप लोगों ने सबने खोला ही होगा कभी ना कभी, एरर से एरर देखने के लिए। कंसोल के ही साथ में आपके पास होता है, मैं जूम करूंगा तो ये एरो का साइन है, यहाँ एक टैब है एप्लीकेशन। इस टैब में मैं जाऊंगा, यहाँ मेरे ब्राउज़र के जितने स्टोरेज हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि वो JWT टोकन यहाँ भी मुझे मिल जाए। अब ज़रूरी नहीं मिले, मैंने बताया ऑथेंटिकेशन की बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है। अब मुझे नहीं पता नोशन क्या यूज़ कर रहा है, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश तो करते हैं। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। कितनी सारी चीज़ें हैं आपके पास, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता भी नहीं चल रहा होता, आपके सारा डेटा ये स्टोर हो रहा होता है। खैर इन्होंने दूसरी स्ट्रेटेजी यूज़ करी होगी, मुझे यहाँ टोकन नज़र आया था लास्ट में, नहीं ये हाँ यही है, यही है। अब इससे पहले इन्होंने कुछ यहाँ पे ऐड किया हुआ है, लेकिन अगर जो आप उसको गौर से पढ़ें तो टोकन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई वाई से आपका टोकन ये स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इस टोकन को डिलीट कर दूं तो क्या मैं लॉग आउट होऊंगा? देखते हैं। तो मैं इस टोकन को डिलीट करता हूं, कर दिया, रिफ्रेश करता हूं, मैं लॉग आउट हो गया, मैं लॉग आउट हो गया। तो हुआ क्या, उसने पहले चेक किया भाई इसके पास टोकन है, उसको शक हुआ यार इसके पास से तो टोकन ही गायब है, तो उसने मुझे लॉग आउट कर दिया और मुझसे बोला कि भाई फिर से लॉगिन करो, फिर मैं आपका नया टोकन बनाऊंगा। तो जितनी दफ़ा मैं लॉगिन करूंगा हर दफ़ा टोकन अलग बनता है। यही वाला टोकन उठा के अगर हम किसी दूसरे ब्राउज़र में पेस्ट करें तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। हाँ मैं एक सेकंड इसको लॉगिन करता हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत सारे और कुकीज़ भी लगाए हुए हैं, तो इन्होंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई होगी, तो मुझे दूसरे ब्राउज़र पे खोलने के लिए भी इनके और भी कुकीज़ चाहिए होंगे। अरे यार एक सेकंड, ये था मेरे सामने। तो मैं वापस लॉगिन कर लेता हूँ, मेरा टोकन वापस ये लॉगिन कर देगा। तो वही चीज़ है कि भाई मेरे पास जो है JWT टोकन की इंफॉर्मेशन है, जो मैंने आपके लिए ट्यूटोरियल बनाया, मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर करूँगा। और कहाँ गया, हाँ बस एक चीज़ आपको मुझे और करानी है। अच्छा साइन अप लॉगिन की आप क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे भाई? अगर लॉगिन साइन अप आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वेबसाइट में आप क्या बनाते हो, फ्रंट एंड पे लॉगिन का फॉर्म बनाओगे, साइन अप का फॉर्म बनाओगे, ऐसा ही है। यस। बैक एंड पे क्या बनाओगे, लॉगिन के लिए आप लॉगिन की API बनाओगे, साइन अप के लिए साइन अप की API बनाओगे। अब लॉगिन की जब API आप बना रहे होगे तो उसमें JWT टोकन वाला काम उस API के अंदर होगा, वो जो पासवर्ड को हैश करने वाला काम है वो उस API के अंदर होगा। लेकिन फ्रंट एंड और आपके पास जो है API दोनों कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपके बैक एंड और फ्रंट एंड को कौन कनेक्ट कर रहा है, फास्ट API। तो वो ये मॉड्यूल 4 जो है ये उसी के बारे में कि फास्ट API से आप लॉगिन और साइन अप की API कैसे बना सकते हैं। इससे पहले वाले जो मॉड्यूल है वो इंडिविजुअली आपको समझा रहे हैं कि JWT टोकन क्या है, हैशिंग क्या है, बस ये समझा रहे हैं, और ऑथेंटिकेशन क्या होती है वो समझा रहे हैं। तो ये आपके पास हो गया। अगली चीज़ है लॉगिन साइन अप के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, बस ये लास्ट वाली चीज़ है। इसके अंदर रेट
लिमिटिंग, ठीक है। लिमिटिंग, एक यूजर एक फाइंड पॉइंट को 1 मिनट के अंदर किसी को एक्सेस कर। अच्छा, ये एरर तो आपके पास बहुत आया होगा जेमिनी के अंदर, इस तरह का एरर आया होगा, लिमिट एक्सीड हो गई, कितने खुश हुए, जाना पहचाना एरर आ गया। ये कॉन्सेप्ट है रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है कि ये लिमिट करता है कि आपकी एप्लीकेशन पे कोई ज़्यादा रिक्वेस्टें ना भेजे। फॉर एग्जांपल, मैंने GIIC का प्लेटफॉर्म बनाया, अब एक हैकर आया, हैकर ने एक बॉट बनाया, उसके जैसे उसने हज़ारों बॉट्स बना लिए। बॉट क्या कर रहे हैं, वो बॉट मेरी वेबसाइट पे अटैक कर रहे हैं। अटैक करने से मुराद वो मेरी वेबसाइट खोल रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे क्लिक कर रहे हैं और बस ये काम कर रहे हैं उनके बॉट। तो उसने 10,000 बॉट्स बना लिए हैकर ने और मेरी वेबसाइट पे अटैक कर रहे हैं। अब मेरी वेबसाइट पे जब वो अटैक करेगा तो मेरी वेबसाइट चलती रहेगी, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट चल रही है तो मेरी वेबसाइट पे लोड आएगा बहुत ज़्यादा। वो क्या करेगा, 10,000 बॉट का अटैक करवाएगा, 1,00,000 बॉट का अटैक कराएगा, तब तक कराएगा जब तक मेरी वेबसाइट क्रैश ना हो जाए। तो आपकी वेबसाइट क्रैश होगी तो उसकी सिक्योरिटी बंद हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो बिल आएगा वो भी फिर, अगर आपके पास वर्सल की वेबसाइट है ना और उस पर किसी ने अटैक किया है और उसका अटैक सक्सेसफुल हो गया, 20-20 हज़ार डॉलर के बिल आते हैं। वही अम्मा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं वर्सल ह्यूज बिल, तो वर्सल इसलिए तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगाई हुई है वर्सल ने कि कोई इस तरह के अटैक हो तो वर्सल आपके लिए फ्री में हैंडल कर रहा होता है ये वाली चीज़ें, और आपको कुछ नहीं करना होता, वो खुद ही हैंडल करता है। लेकिन ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों के 20-20, 30-30 हज़ार डॉलर के बिल आए हैं सिर्फ हैकर के अटैक होने की वजह से। तो रेट लिमिटिंग जो है आपको इन चीज़ों से बचाता है कि एक यूज़र 1 सेकंड में 5 रिक्वेस्टें भेज सकता है। अगर वो 6ठी रिक्वेस्ट भेजता है तो आपका सर्वर जो है उसे ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने से होगा ये कि अगली रिक्वेस्ट जो भी आ रही होगी वो एक मिडिलवेयर होगा, एक गार्ड होगा, उस पर वो चेक करेगा और आपकी आने वाली हर रिक्वेस्ट को वो ब्लॉक कर रहा होगा। तो जो आपका कोर सर्वर है वहाँ रिक्वेस्टें नहीं जा रही होगी, बॉडीगार्ड बीच में बैठा होगा, वो आपकी रिक्वेस्टों को ब्लॉक कर रहा होगा। तो रेट लिमिटिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि भाई ये आपको बड़े बिल से भी बचाती है। अब मेरी जो API का एंड पॉइंट है वो अगर मैंने आप लोगों को दे दिया, आप लोग तो धड़ाधड़ यूज़ करने लग जाएंगे। किसी ने बॉट लगा दिया, वो मेरी API पे हज़ारों रिक्वेस्ट एक बारी में भेज रहा है, मेरा कंप्यूटर तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, मेरा बैकएंड क्रैश हो जाएगा, ये होने लग जाएगी सारी चीज़ें। तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं रेट लिमिटिंग लगाऊंगा, जिससे होगा ये कि अगर एक बॉट की तरफ से 1 सेकंड में 5 रिक्वेस्टें आ रही हैं तो ठीक है, 6ठी अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं उस बॉट को ब्लॉक कर दूंगा। वो बॉट जो है अब मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। इसी तरह से हज़ारों बॉट भेज रहे हैं तो मैं हज़ारों बॉट को ऐसे ब्लॉक करता जाऊंगा। तो हैकर जब अटैक करेगा तो वो उसका अटैक इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, उसके सारे बॉट तो ब्लॉक होते जाएंगे, तो मेरा प्लेटफॉर्म बच जाएगा। जी बिल्कुल करता है। JWT बेटर ऑथ के अंदर भी होता है और उसमें डिफरेंट आप देखेंगे वो आपको ऑप्शन देते हैं डिफरेंट अप्रोचेस इम्प्लीमेंट उनकी डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन JWT वाला होता है उसके अंदर। आप देखेगा जब आप बना लें तो आप देखेगा टोकन सेव हो रहा है कुकीज़ के अंदर हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे भी हो रहा था कुकीज़ में JWT टोकन सेव। तो रेट लिमिटिंग का ये कॉन्सेप्ट है। रेट लिमिटिंग के अंदर यहाँ पे कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, बनी बनाई आपके लिए लाइब्रेरी है, ये आसान वाली रेट लिमिटिंग है। तो यहाँ पे समझाया भी गया है कि रेट लिमिटिंग क्या है। कोई ईवेल बॉट है, उसने क्या किया है, एक फॉर लूप चला दिया, यहाँ पे एक भी कम अमाउंट है, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर लिख दिया
तो अब ये लूप आपके प्लेटफॉर्म पे क्रिएट प्रोडक्ट का फंक्शन चलाता रहेगा तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगी, सर्वर आपका क्रैश हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग रेट लिमिट ऐड करते हैं कि भाई यूज़र अगर 5 प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा है अपने कार्ट में, ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल है पूरा, तो 5 प्रोडक्ट्स के अंदर वो जो है अलाउ कर देगा। छठा करेगा तो भाई आपके पास स्टेटस कोड देगा 429, ये भी आपने देखा होगा, जेमिनी के अंदर आया होगा 429। तो ये एरर जब भी आप देखिए, नंबर आप जब भी देखें तो आप समझ लीजिए रेट लिमिटिंग हिट हो गई है, प्लेटफॉर्म ने आपको ब्लॉक कर दिया। और कुछ प्लेटफॉर्म कुछ टाइम के लिए करता है, 1 घंटे के लिए करते हैं, उसके बाद अनब्लॉक कर देता, कुछ परमानेंटली ब्लॉक कर देता। तो ये रेट लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि जो है मैंने इस ट्यूटोरियल में कराया हुआ है। तो इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अटेंडेंस हमारे पास हो रही है, पहले ख़वातीन की अटेंडेंस जो है वो लगाने दें। लड़कों के लिए हमने खाने का इंतज़ाम किया है। खाने के लिए हमारे पास, आपका नाम क्या है? सब्तर हमारे पास मौजूद है। ये खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, तो जो है वो अभी भी रखी है नीचे थैली खाली हो गई है मुझे लग रहा है। चलें ठीक है, तो अटेंडेंस के लिए मैं एडमिन को टाइम दूंगा, क्योंकि ख़वातीन को पहले जाना होता है, इनको जाने दें। किसी का कोई सवाल है तो वो आप पूछ लें। सर ये रेट लिमिट कहाँ लगेगी? रेट लिमिटिंग कहाँ लगेगी? आपके सर्वर पे लगेगी। वो जो APIs बनाई है ना आपने, उस APIs के अंदर ही लगेंगी। इसके अंदर कोड लिखा हुआ है मैंने, लेकिन APIs के अंदर। अच्छा, मैंने ये बोला है कि जितने भी लड़के हैं भाई, आपकी अटेंडेंस सही लगेगी, ठीक है। तो लड़के भी लाइन लगा रहे हैं, तो पहले हम लेडीज़ को, आपको पता है भाई बसें निकल जाती हैं, आप लोग तो पैदल चले जाएंगे, इनको जाने दें पहले। और जो है लड़के भी लाइन लगा लें, ताकि जो है फिर अटेंडेंस के लिए मैंने टाइम दिया। ज़्यादा पढ़ लिया सर।